एनटी यूजीसी नेट पेपर वन की ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं। सिर्फ 10 वीडियो के अंदर हम पेपर वन का कंप्लीट कोर्स करवा देंगे, यानी कि पेपर वन के 10 यूनिट का सिलेबस सिर्फ 10 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। प्री इंडिपेंडेंस, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि अब यहाँ पे एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं, फिर आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में क्या क्या शिक्षा जो हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या किया गया था, क्या क्या शिक्षा नीतियाँ थी, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। इसमें आपको ऐसी नॉलेज दी जाएगी जो आपको किसी भी वीडियो में नहीं दिखाई या सुनाई नहीं देगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए। इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन एंशिएंट इंडिया, यानी कि भारतीय शिक्षण और शिक्षा संस्थान की स्थापना। देखिए, एंशिएंट हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन वर डेवलप इन मैनी कल्चर्स टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स फॉर स्कॉलरली एक्टिविटीज़। ठीक है, देखिए, विद्वानों की गतिविधियों के लिए संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए कई संस्कृतियों में प्राचीन उच्च शिक्षण संस्थानों को विकसित किया गया था। अब देखिए, जो स्कॉलर थे, ठीक है, उसकी गतिविधियों के लिए क्या किया गया था कि संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए जो है उच्च शिक्षण संस्थान जो है वो खोले गए थे। अब आप ये देखिए कि हायर लर्निंग के लिए, यानी कि आप ये देख के चलिए कि जो प्राचीन समय में जब एशियन इंडिया की बात करें तो उसमें कई तरह की संस्कृतियाँ थी, तो कई तरह की वहाँ पे लोग रहते थे। तो उनमें क्या है, उनमें कई तरह के विद्वान भी थे। तो उनका कल्चर बताने के लिए एशियन इंडिया में हायर एजुकेशन की, हायर लर्निंग की शुरुआत की गई। दीज एंशियंट सेंटर वर स्पॉन्सर्ड and overseen by courts, by religious institution which sponsored cathedral school, monastic schools and madrasas, by scientific institution such as museum, hospitals and observatories and by individual scholar। देखिए, ये प्राचीन जो केंद्र है वो न्यायालयों द्वारा प्रायोजित और देखरेख करने वाले थे, जैसे धार्मिक संस्थान जिन्होंने देखिए कैथोलिक स्कूल है, ठीक है, और साथ में क्या है मोनेस्टिक स्कूल, यानी कि मठ जो होते हैं वो मठवासी स्कूल, मदरसे हैं। ठीक है, ये जो होते थे। ठीक है, अब इनको चलाता कौन था, देखिए साथ में इनमें संग्रहालय, अस्पताल, वेधशाला, ठीक है, ये सारी जो वैज्ञानिक संस्थाएं थी, ठीक है, जो व्यक्तिगत विद्वानों द्वारा चलाई जाती थी। अब देखिए, कहने का ये मतलब है कि चाहे कोई स्कूल है, मदरसा है, ठीक है, चाहे मोनेस्टिक स्कूल है, ठीक है, तो ये चलाए किसके जाते थे, ये इंडिविजुअल स्कॉलर, यानी कि ये इंडिविजुअल स्कॉलर्स के द्वारा चलाए जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो इनकी देखरेख कौन करता था, इनकी देखरेख करता था केंद्र न्यायालय, यानी कि कोर्ट्स करती थी। ठीक है, ये करते थे, और साथ में जो म्यूजियम है, हॉस्पिटल है, ये सारी चीज़ें हैं, ये कौन करता था, इनकी देखरेख करता था इंडिविजुअल स्कॉलर्स या व्यक्तिगत विद्वान। ठीक है, इनकी म्यूजियम है, हॉस्पिटल है, ये व्यक्तिगत विद्वान दिखते थे। स्कूल वगैरह को कौन दिखता था, कोर्ट दिखती थी। तो नेक्स्ट है बुद्धिस्ट एशिया, मेजर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। ठीक है, नोटेबली दोज एट पुष्पगिरी, नालंदा एंड तक्षशिला इंक्लूड स्कूल्स दैट वर सम ऑफ प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन एशियन इंडिया। एशियन इंडिया की बात करें तो फ्रेंड्स वहाँ पे देखिए बुद्धिस्ट जो थे उनकी काफ़ी स्कूल्स थे। ठीक है, बुद्धिस्ट जिनमें बौद्ध धर्म पढ़ाया जाता था, जैसे हम नालंदा की बात करें, पुष्पगिरी की बात करें, तक्षशिला की बात करें। ठीक है, प्राचीन समय में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो बौद्ध है, यानी कि जो यहाँ पे बुद्ध धर्म की पढ़ाई करवाई जाती थी। ठीक है, तो द पिरिवेना वाज आल्सो डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड विच कवर्ड लोअर लेवल of institution education too, and was mostly confined to island of Lanka, though its model was replicated throughout Southeast Asia। अब देखिए यहाँ पे क्या है, विश्व रूप से हम बात, जैसे हमने बात की यहाँ पे नालंदा हो गया, इसकी बात कर ली है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि देखिए इसके दौरान क्या था कि पिरिवेना भी विकसित हुआ। पिरिवेना क्या है, पिरिवेना एक ऐसी चीज़ थी जिसमें क्या है कि शिक्षा को निचले स्तर को भी कवर किया जाता था, इनकी जो बेसिक लेवल है वो भी कवर किया जाता था। पिरिवेना क्या होता है, पिरिवेना ये होता है कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो लोअर लेवल से, यानी कि बेसिक लेवल से भी दी जाती थी। ठीक है, यानी कि एजुकेशन तो हायर लर्निंग तो थी, ठीक है, हायर लर्निंग तो थी, पर जिनको कुछ पता नहीं था, पर फिर भी लोअर लेवल से एजुकेशन स्टार्ट की जाती थी
ठीक है। तो इसके लिए प्रीवेना जो है वो डेवलप किया गया। आपको क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं कि बताइए कि लोअर लेवल की एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए क्या शुरू किया गया था, तो प्रीवेना, ठीक है। ये देखो, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ब्लू कलर में लिख रखा है कि ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए जो ये प्रीवेना है ये कहाँ था पहले, ये श्रीलंका के कुछ हिस्सों में था, यानी कि जो अब श्रीलंका है पहले लंका थी, यानी कि जो प्रीवेना है जो ये पहले लंका के कुछ हिस्से यानी कि श्रीलंका में सीमित था, पर बाद में क्या है ये पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे पुष्पगिरी की, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राचीन समय में बहुत फेमस थी एंशिएंट इंडिया में, तो बात करते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी पिक्चर बनी हुई है, आप देख सकते हैं। देखिए उदयगिरी ओडिशा पार्ट ऑफ पुष्पगिरी। देखिए उदय जो पुष्पगिरी है वो कहाँ पे है, वो इस टाइम ओडिशा में है, ठीक है। द स्कूल ऑफ पुष्पगिरी वाज एस्टैब्लिश इन द 3rd century AD एज प्रेजेंट ओडिशा इंडिया। अब ये देखिए पुष्पगिरी कहाँ पे है, ये ओडिशा इंडिया में है, ठीक है। तो ये उदयगिरी में है जो उड़ीसा में पड़ता है। एज ऑफ 2007 द रेंज ऑफ द महाविहार हैड नॉट येट बीन फुली एक्सकेवेटेड। अब देखिए 2007 तक क्या था, इस महाविहार के जो खंडर है, यानी कि जो अभी पुष्पगिरी है वो पूरी तरह से खोदी नहीं गई थी, ठीक है। ये पूरी तरह से इसकी खुदाई नहीं हुई थी। ऑफ द कॉन्सिक्वेंटली मच ऑफ द महावीरस हिस्ट्री रिमेन्स अननोन। अब देखिए नतीजा क्या हुआ इसका, महाविहार का जो अधिकांश भाग इतिहास है वो अज्ञात है। यानी कि 2007 तक क्या था, पुष्पगिरी के जो खंडर थे, जो महाविहार के जो खंडर थे, जो अभी तक इतने 2007 तक खोदे नहीं गए थे, तो इसका जो अधिकांश भाग था वो इसका अभी भी अज्ञात है, यानी कि इसका जो अभी भी वो अननोन है। ऑफ द 3 महावीरा कैंपस ललितगिरी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कटक इज़ द ओल्डेस्ट। अब देखिए जो 3 महाविहार कैंपस हैं, ठीक है, ये जो 3 महाविहार कैंपस हैं, जो परिसर है, इसमें क्या है कि ललितपुर जो कटक ज़िले में है वो सबसे पुराना है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो ललितगिरी है जो कटक ज़िले में पड़ता है वो सबसे पुराना कैंपस है इसका। इसके 3 कैंपस थे जिसमें ललितगिरी है, रत्नागिरी है, ठीक है। जो ललितगिरी है वो सबसे पुराना है। ललितगिरी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कटक इज़ द ओल्डेस्ट। Iconographic analysis indicates that Lalitgiri had already been established during the Shung period of 2nd century BC, making it one of the oldest Buddhist established in the world, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आइनोग्राफिक विश्लेषण क्या बताता है कि ललितगिरी की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 2nd century BC, 2nd century BC में, ठीक है। इनकी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व इसकी जो स्थापना हुई थी, दूसरी शताब्दी के शुंग काल के शुरुआत में हुई थी, जो इसे दुनिया के सबसे पुराने बौद्ध प्रतिष्ठानों में से एक बनाता है। यानी कि ललितगिरी क्या है, ये बहुत पुरानी जो बहुत पुराना है ललितगिरी, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, शुंग काल के दौरान, ठीक है फ्रेंड्स। शुंग काल के दौरान जो था इसकी वो शुरुआत हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। जो देखिए कि जो मौर्य साम्राज्य का जो आखिरी राजा था बृहद्रथ, पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी थी, फिर शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। उस समय में क्या था, ललितगिरी की स्थापना हुई, ठीक है। जो दुनिया के सबसे पुराने बौद्ध प्रतिष्ठान, यानी कि अगर हम बात करें दुनिया के सबसे पुराने जो बौद्ध प्रतिष्ठान है, ठीक है, तो ये सबसे पुराना है ललितगिरी। अब देखिए द चाइनीज़ ट्रैवलर जुआनज़ैंग, ठीक है, जिसे हयून सांग भी कहते हैं, ठीक है, हयून सांग या जुआनज़ैंग, ठीक है, हु विजिटेड इन AD 639, यानी कि 639 AD में, 647 ईस्वी में, ठीक है। एक चाइनीज़ ट्रैवलर हयून सांग आया था इंडिया में, ठीक है, एज पुष्पगिरी महावीरा एज वेल एज इन मेडिवल तिबेतियन टेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए हयून सांग जो चीनी यात्री था वो इंडिया आया, जिन्होंने 639 में देखिए कि जो पुपगिरी महाविहार, ठीक है, पुपगिरी महाविहार, ठीक है, वो
के साथ साथ क्या था, मध्यकालीन जो तिब्बती ग्रंथ है उसका दौरा किया था। अब देखिए इसने जब ये चाइनीज़ ट्रैवलर यहाँ पे आए थे, इन्होंने पूफागिरी महाविहार, उसके साथ साथ क्या था, मध्यकालीन जो था वो तिब्बती ग्रंथों का दौरा किया था। ठीक है फ्रेंड्स। However, unlike Takshila and Nalanda, the ruins of Pushpagiri were not discovered until 1995, when a lecturer from a local college first stumbled upon the site. अब देखिए, हालांकि अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, हालांकि हम इसकी बात करें कि हालांकि तक्षशिला और नालंदा के विपरीत, यानी कि अगर हम बात करें तक्षशिला की और नालंदा की, उसके अलावा जो पुष्पगिरी है, ठीक है, जो उसके ऑपोजिट जो पुष्पगिरी है, उसके खंडर की खोज जो है, ठीक है, उसकी जो खोज है वो 1995 इनकी 1995 तक नहीं की गई थी, जब एक स्थानीय कॉलेज के एक व्याख्याता, यानी कि जब एक लेक्चरर ने पहली बार साइट पर ठोकर खाई थी। ठीक है, तब इसका जो है वो जाके इसको खोदा गया। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट है, द टास्क ऑफ एक्सकेवेटिंग पुष्पगिरी रुइंस स्ट्रेचिंग ओवर 58 hectares of land was undertaken by the Odisha Institute of Maritime and Southeast Asian Studies between 1996 and 2006। अब देखिए पुष्पगिरी के जो खंडर है, इसकी खुदाई का काम जो है वो 58 हेक्टेयर यानी कि 143 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। यानी कि कितनी जगह पे फैला हुआ है ये, 58 एकड़, ठीक है, सॉरी 58 हेक्टेयर या 143 एकड़ में इसके ऊपर ये फैला हुआ है। उसके बाद हम बात करें कि ओडिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम और साउथ ईस्ट एशियन स्टडी ने इसे 1996 से लेकर 2006 के बीच में इसमें क्या था, इसके ऊपर स्टडी की थी। ठीक है, यानी कि देखिए फ्रेंड्स 1995 की बात करें, पहले क्या था, पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी खोज ली गई थी, नालंदा खोज ली गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो पुष्पगिरी खोज नहीं गई थी, जब एक स्थानीय जब वहाँ पे लेक्चरर गया, उसने ठोकर खा के वो गिरा, तो उसके बाद यहाँ पे खोजी गई। खोजने के बाद क्या है, इसके ऊपर 1996 से लेकर 2006 यानी कि 10 सालों तक इसके ऊपर स्टडी की गई। किसके द्वारा? ओडिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम और साउथ ईस्ट एशियन ने। ठीक है, इट इज़ नाउ बीइंग कैरी आउट बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। ठीक है, देखिए अब इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जा रहा है। द नागा अर्जुन कॉन्सिलीज इंस्क्रिप्शन मेंशन अबाउट द लर्निंग सेंटर। देखिए नागा अर्जुन कॉन्सिलीज ने इस अध्ययन केंद्र के बारे में पहली बार बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये पुष्पगिरी के बारे में है, जितनी नॉलेज आपको मैंने यहाँ पे दी है, आपको इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अब हम बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी की। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी, देखिए पहली बात तो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है, वो नालंदा बिहार में है। ठीक है, ये हायर एजुकेशन का, हायर लर्निंग का सबसे प्राचीन केंद्र, सबसे एंशियंट सेंटर है। ठीक है, तो देखिए नालंदा एंशियंट सेंटर ऑफ हायर लर्निंग इन बिहार इंडिया फ्रॉम 427 टू 1197 यानी कि 427 से 1197, ठीक है, के बीच। नालंदा was established in the 5th century AD in Bihar, India and survived until किरका 1200 AD। फ्रेंड्स देखिए किरका यानी कि किरका का मतलब है लगभग। अगर आपको एग्जैक्ट डेट पता नहीं है तो वहाँ पे आगे C डॉट लगा देते हैं या किरका CIRCA किरका लिखा ना, किरका 1200 AD, इसका मतलब है कि लगभग, ठीक है, लगभग 1200 AD। यानी कि नालंदा की हम अगर स्थापना की बात करें तो यह 5वीं शताब्दी ईस्वी में बिहार में हुई थी, तो लगभग 1200 ईस्वी तक ये चली थी। ठीक है, यानी कि 700 साल, ठीक है, 700, ठीक है, ये लगातार चली थी। आपको हमने को ये बताना है कि ये किस राजा ने बनवाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, तो इसका मैं आपको राइट आंसर भी वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। इट वॉज डिवोटेड टू बुद्धिस्ट स्टडी बट इट आल्सो ट्रेन स्टूडेंट्स इन फाइन आर्ट, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड आर्ट ऑफ वार। देखिए फ्रेंड्स ये अपने आप में उस टाइम पे अत्याधुनिक, ठीक है, वेल मॉडर्नाइज्ड ये जो यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। यहाँ पे दुनिया के बहुत सारे
दुनिया के बहुत सारे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या करवाया जाता था, यहाँ पे बुद्धिस्ट स्टडी करवाई जाती थी, यानी कि बौद्ध अध्ययन यहाँ पे करवाया जाता था। लेकिन बौद्ध कला के साथ साथ क्या था, यहाँ पे क्या है, छात्रों को फाइन आर्ट्स यानी कि जैसे ललित कला कहते हैं, ठीक है, मेडिसिन यानी कि चिकित्सा, मैथमेटिक्स यानी कि गणित, एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान, और राजनीति यानी सॉरी पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, और द आर्ट ऑफ वार यानी कि युद्ध की कला का भी यहाँ पे सिखाया जाता है, यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता था। यानी कि बुद्धिस्ट स्टडी तो हो ही रही है, यहाँ पे इसकी स्टडी भी हो रही थी, ठीक है। द सेंटर हैड 8 सेपरेट कंपाउंड, ठीक है। जो देखिए जो केंद्र है, जो इसका सेंटर था, इसमें क्या है, 8 अलग अलग तरह के कंपाउंड थे। कंपाउंड मैंने परिसर थे, ठीक है, जिसमें क्या थे, 10 टेम्पल्स यानी कि 10 मंदिर, उसके बाद मेडिटेशन हॉल्स यानी कि ध्यान, जो है ध्यान देने वाले हॉल, ध्यान वाले हॉल, ठीक है, और क्लासरूम्स यानी कि कक्षाएं, लेक्स एंड पार्क्स यानी कि झील और पार्क भी थे। इट हैड ए 9 स्टोरी लाइब्रेरी वेयर मॉन्क meticulously copied books and documents so that individual scholar could have their own collection। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 9 मंजिला यहाँ पे क्या था, पुस्तकालय था, यानी कि 9 स्टोरी यहाँ पे क्या थी, लाइब्रेरी थी, जहाँ पर भिक्षुओं ने सावधानीपूर्वक पुस्तकों और दस्तावेजों की नकल की ताकि व्यक्तिगत विद्वानों का अपना संग्रह हो सके। देखिए जब वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे जब स्कॉलर थे, जो वहाँ पे जो स्कॉलर थे, वो क्या करते थे, अपने अपने जैसे उनको जो लेक्चर दिया जाता था, वो उनके क्या थे, वहाँ पे नोट्स बनाते थे। नोट्स बना के क्या था, जो उन्होंने नॉलेज इकट्ठी की नोट्स के अंदर, तो लाइब्रेरी के अंदर वो रख देते थे, कि ताकि हर एक के जो विद्वान के जो नोट्स हैं, जो उनके दस्तावेज हैं, ठीक है, वो वहाँ पे सुरक्षित रह सकें, ठीक है। इट हैड dormitories for students, housing 10,000 students in the school had a and providing accommodation for 2,000 professors। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, इसमें छात्रों के लिए छात्रावास थे, ठीक है। यहाँ में क्या है, छात्रों के लिए छात्रावास थे, यानी कि छात्र यहाँ पे रह सकते थे, वहाँ पे उनके लिए हॉस्टल बनाए गए थे, ठीक है। साथ में स्कूल के दिन में क्या था, यहाँ पे देखिए 10,000 छात्रों को आवास देने, ठीक है, यानी कि 10,000 छात्रों को आवास देने और 2,000 प्रोफेसरों के लिए आवास प्रदान करने के लिए यहाँ पे व्यवस्था थी, ठीक है फ्रेंड्स। मान के चलिए कि 2,000 प्रोफेसर की यहाँ पे कैपेसिटी थी और 10,000 यहाँ पे स्टूडेंट थे, ठीक है। और नालंदा अट्रैक्ट पीपल्स एंड स्कॉलर फ्रॉम श्रीलंका, कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, पर्शिया एंड टर्की हु लेफ्ट अकाउंट ऑफ द सेंटर। अब देखिए यहाँ से क्या है, नालंदा ने क्या है, यहाँ पे श्रीलंका, कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस, ठीक है, और सॉरी फ्रांस नहीं, इंडोनेशिया, पर्शिया, ठीक है, और तुर्की, ठीक है। ये तुर्की के सारे जो विद्यार्थी थे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी में इनका ध्यान किया था, अपनी तरफ आकर्षित किया हुआ था। यहाँ पे जो इनके जो छात्र है, इन देशों के छात्र यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे, ठीक है फ्रेंड्स। इन 2014 ए मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी वाज लॉन्च्ड इन नियर बाय राजगीर, यानी कि राजगीर के निकट, राजगीर के जो पास 2014 में एक मॉडर्न यानी कि आधुनिक नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट करते हैं टॉपिक, देखिए नेक्स्ट है तक्षशिला। देखिए तक्षशिला है, तो फ्रेंड्स ये तक्षशिला जो है इस टाइम ये पाकिस्तान में है, ठीक है, आप इसको याद रखना। एंशियंट तक्षशिला और तक्षशिला इज एंशियंट गंधार वाज एन अर्ली हिंदू एंड बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, ठीक है। तक्षशिला की बात करें तो जो प्राचीन तक्षशिला है वो प्राचीन गंधार में, ठीक है, शिक्षा का प्रारंभिक हिंदू और बौद्धिक केंद्र था। यानी कि क्या था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में क्या है फ्रेंड्स, देखिए इसकी जो शुरुआत है वो हिंदू राजा ने की थी, ठीक है, हिंदू राजा ने की थी। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हिंदू और बौद्ध दोनों केंद्र थे, यानी कि पहले हिंदू धर्म की पढ़ाई भी कराई जाती थी, साथ में बुद्धिस्ट स्टडी भी करवाई जाती थी। अकॉर्डिंग टू स्कैटर्ड रेफरेंस दैट वर ओनली फिक्स्ड ए मिलेनियम लेटर, इट मे हैव डेटेड बैक टू एटलीस्ट द 5th सेंचुरी BC। देखिए बिखरे संदर्भ, ठीक है,
स्कैटर्ड रेफरेंस की बात करें कि जो संदर्भ जो बिखरा हुआ है, ठीक है, कोई नॉलेज किसी में है, कोई नॉलेज किसी में है, एक जगह में नॉलेज नहीं है जिसकी, ठीक है। बिखरे संदर्भों के अनुसार क्या है, जो केवल एक शताब्दी बाद में तय किए गए थे, यह कम से कम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वापस था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बिखरे संदर्भों की बात करें तो ओनली फिक्स्ड मिलेनियम लेटर, यानी कि, ठीक है, मिलेनियम क्या होता है, 1000 साल को कहते हैं, ठीक है। मिलेनियम लेटर क्या है, मिलेनियम होता है 1000 साल पहले। तो कहते हैं कि हम 1000 साल की बात करें तो ये 5वीं शताब्दी के लगभग, ठीक है, ये 5वीं शताब्दी बीसी के लगभग लगभग ये हो सकता है। सम स्कॉलर डेट तक्षशिला एग्जिस्टेंस बैक टू द 6th सेंचुरी बीसी। कुछ विद्वानों का कहना है कि इसकी शुरुआत जो है वो 6वीं शताब्दी यानी कि 6th सेंचुरी बीसी में हुई थी, ठीक है। देखिए द स्कूल consisted of several monasteries without large dormitories of lecture halls where the religious instruction was most likely still provide an individualistic basis। अब देखिए स्कूल में क्या था, स्कूल में क्या थे, बड़े बड़े जो थे बड़े डॉर्मेट्री थे, या जिस डॉर्मेट्री में तो कि लेक्चर हॉल थे, ठीक है। लेक्चर हॉल के बिना कई मठ शामिल थे। देखिए स्कूल में क्या था, यहाँ पे लेक्चर हॉल नहीं था, उसके बिना क्या था, कई बड़े बड़े मठ शामिल थे, जहाँ धार्मिक निर्देश अभी भी व्यक्तिवादी आधार पर प्रदान किए जाते थे। देखिए हुआ क्या था, यहाँ पे लेक्चर हॉल के बजाय यहाँ पे कई मठ शामिल थे, ठीक है, जहाँ पे क्या है, धार्मिक जो निर्देश थे, ठीक है, वो व्यक्तिवादी आधार, यानी कि जो धार्मिक निर्देश दिए जा रहे हैं वो व्यक्तिवादी इंडिविजुअल तौर पर दिए जाते थे। तक्षशिला is described in some detail in later Jatka tales written in Sri Lanka around the 5th century AD। देखिए तक्षशिला का वर्णन बाद में हुआ, ठीक है, जिसमें देखिए हम अगर बात करें तो यहाँ पे जतका टेल जैसे जातक कथाएं कहते हैं, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास श्रीलंका में लिखी गई थी। अब देखिए तक्षशिला के बारे में लिखा गया था श्रीलंका में, किस में लिखा गया था, जातक कथा इनकी जतका टेल में। It becomes a noted center at learning at least several century BC and continued to attract students until the destruction of the city in the 5th century AD। अब देखिए यह कम से कम कई शताब्दी पूर्व सीखने का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया, ठीक है, और 5वीं शताब्दी ईस्वी में शहर के विनाश तक छात्रों को आकर्षित करना जारी रखा। अब देखिए है क्या कि ये बहुत पहले, ठीक है, इनकी काफ़ी सालों से ये छात्रों के सीखने का प्रसिद्ध केंद्र बन गया, ठीक है। अगर यहाँ पे नालंदा की बात करें तो 2 यूनिवर्सिटियाँ बहुत फेमस थी, नालंदा और तक्षशिला, ठीक है, यहाँ पे बुद्धिस्ट की स्टडी भी करवाई जाती थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए तक्षशिला इन परहैप्स बेस्ट नोन बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद चाणक्य। चाणक्य जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, तो उनकी बात करें यहाँ पे तो देखिए उनकी बात करें तो ये देखिए जो मौर्य सम्राट के जो चाणक्य जो प्रधानमंत्री थे, तक्षशिला संभवतः चाणक्य से जुड़े होने के कारण जानी जाती है। तक्षशिला किसके लिए जानी जाती है कि ये चाणक्य से जुड़ी हुई थी, ठीक है। द फेमस ट्रिटाइज अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है किसका, चाणक्य द्वारा लिखा गया, जिसमें देखिए संस्कृत फॉर द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें जो अर्थशास्त्र के बारे में ज्ञान था, अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी थी, किस भाषा में, संस्कृत भाषा में, ठीक है। वो कहाँ पे रचा गया था, वो रचा गया था तक्षशिला में। यानी कि जो चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र किताब लिखी थी, बुक लिखी थी, ठीक है, वो कहाँ पे लिखी गई थी, तक्षशिला में ही लिखी गई थी, ठीक है। इकोनॉमिक्स में फ्रेंड्स आज की इकोनॉमिक्स नहीं है, इसमें शासन व्यवस्था पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया था, ठीक है। चाणक्य द मौर्य एम्परर चंद्रगुप्ता एंड द आयुर्वेदिक हीलर चरक स्टडी एट तक्षशिला। अब देखिए चाणक्य, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त और आयुर्वेदिक हीलर, ठीक है, आयुर्वेदिक जो थे, ठीक है, चरक, तक्षशिला में अध्ययन किया। इनकी चाणक्य हो गया, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, ठीक है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त हो गया, और जो चरक थे, ठीक है, चरक प्राचीन समय फ्रेंड्स 2 तरह के थे, चरक थे, एक सुश्रुत थे, ठीक है। चरक ये दवाइयाँ वगैरह देते होते थे, इन्होंने भी यहाँ पे स्टडी की है,
तक्षशिला में। जनरली ए स्टूडेंट एंटर तक्षशिला एट द एज ऑफ 16। देखिए आमतौर पर क्या था, एक छात्र ने, जो छात्र था वो 16 वर्ष की आयु में, यानी कि 16 वर्ष की आयु में एंटर करता था तक्षशिला के अंदर। ठीक है। द वेदस एंड द 18 आर्ट्स विच इंक्लूड स्किल्स सच एड आर्करी, hunting and elephant lore were taught in addition to law school, medical school and school of military school। अब देखिए तक्षशिला में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, वेदों और 18 कलाएं, जिसमें तीरंदाजी, शिकार, हाथी विद्या जैसे कौशल शामिल थे। ठीक है। इसमें क्या है कि कानून स्कूल, मेडिकल स्कूल, ठीक है, जैसे लॉ स्कूल कैसे, मेडिकल स्कूल और मिलिट्री स्कूल भी इसमें शामिल थे इनकी। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मैं तक्षशिला के बारे में थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए तक्षशिला का नाम तक्षशिला कैसे पड़ा। ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू रामायण, अगर हम रामायण की बात करें तो उसमें जो राम जी के भाई थे भरत, ठीक है, जो राम जी के भाई थे भरत, उन्होंने ये जो जगह है जहाँ पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी है गंधार के पास, ठीक है, तो ये उन्होंने जगह बसाई थी, ऐसा माना जाता है। तो जो भरत थे उनका बेटा था तक्ष, उनके नाम पर ही यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया था तक्षशिला। ठीक है फ्रेंड्स, ये एडिशनल फैक्ट है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। भरत के जो बेटे थे तक्ष, उनके नाम पे तक्षशिला नाम जो है रखा गया। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की। देखिए तक्षशिला फ्रेंड ऊपर जब हम बात करते हैं, ये दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, इंडिया की। देखिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में बात करें तो विक्रमशिला, देखिए या क्या था, विक्रमशिला वाज वन ऑफ द 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन इंडिया ड्यूरिंग द पाला एम्पायर। ठीक है, अलॉन्ग विद नालंदा। अब देखिए जो विक्रमशिला जो है वो नालंदा के साथ साथ जो पाल साम्राज्य है उसके दौरान भारत में लर्निंग के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। ठीक है, यानी कि जो विक्रमशिला था, जो यूनिवर्सिटी थी, वो नालंदा जो नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो था, ये विक्रमशिला में भी यहाँ पे पढ़ाई करवाई जाती थी। ठीक है। तो ये किन्हों ने बनाई थी, ठीक है, पाल एम्पायर के जो किंग थे धर्मपाल, ठीक है, उन्होंने बनवाई थी 783 से 820 ईस्वी के बीच। ठीक है। टू रिस्पॉन्स टू सपोज्ड डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ स्कॉलरशिप एट नालंदा। अब देखिए जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जो स्कॉलरशिप थी, वहाँ पे उनकी जो क्वालिटी, जब उसकी गुणवत्ता जब गिरने लगी, ठीक है, जो छात्रवृत्ति यानी कि जो स्कॉलरशिप की जो गुणवत्ता थी वो उसमें जब गिरावट आई, तब विक्रमशिला की यूनिवर्सिटी की शुरुआत की धर्मपाल ने। ठीक है, जो पाल वंश के राजा थे। अतीशा वाज रिनाउड पंडिता इन सम टाइम लिस्टेड एज ए नोटेबल अबोट। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे हम बात करें तो देखिए अतीशा जो प्रसिद्ध पंडिता कभी कभी एक उल्लेखनीय मठाधीश के रूप में सूचीबद्ध होती थी। ठीक है। इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फोर्स ऑफ मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी अराउंड 1200। देखिए 1200 ईस्वी में तो जो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था उसने विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी उसको ख़त्म कर दिया था। ठीक है। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में भी आग लगा दी थी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में भी आग लगा दी थी। जितनी भी किताबें थी वहाँ पे वो जल गई थी। ठीक है। अगर वो किताबें ना जलती तो आज भी इसका इतिहास ज़िंदा होता। ठीक है। तो इसमें बुद्धिस्ट लेक्चर, जो बुद्ध की पढ़ाई करवाई जाती थी। ठीक है फ्रेंड्स। विक्रमशिला इज़ Vikramshila is known to us mainly through Tibetan sources, especially the writing of Taranatha, the Tibetan monk historian of the 17th century। अब देखिए विक्रमशिला जो है हमें जो मुख्य रूप से तिब्बती जो स्रोत है उसके माध्यम से मिलती है। अब देखिए जो बख्तियार खिलजी ने वहाँ पे तो आग लगा दी थी। ठीक है, वहाँ पे तो कोई किताब बची नहीं। देखिए ऐसा माना जाता है जब उसने आग लगाई थी तो 28 दिन तक आग बुझी नहीं थी, आग जलती रही थी 28 दिन तक। इतना वहाँ पे लिटरेचर जो जमा हुआ था, जो किताबों में आग लगाई थी वो 28 दिन तक जलती रही। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा उसमें नोट्स किताबें रही होंगी। अब देखिए वो तो ख़त्म हो गया, तो अब इतिहास कहाँ से पता चला? इसका इतिहास हमें पता चला तिब्बती स्रोतों से। ठीक है। विशेषकर जो देखिए जो 16वीं शताब्दी में जो तिब्बती भिक्षु थे, इतिहासकार थे, तरनाथ, उनके लेखक से पता चलता है।
ठीक है। विक्रमशिला वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी विद द मोर देन 100 टीचर एंड द अबाउट 1000 स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे फ्रेंड्स 1000 नहीं है, यहाँ पे 10,000 आएगा। अब यहाँ पे करेक्शन कर लेना, क्योंकि विक्रमशिला में क्या है कि तकरीबन 10,000 यहाँ पे स्टूडेंट थे, ठीक है। यहाँ पे 1000 नहीं है, यहाँ पे 10,000 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि 100 से ज़्यादा टीचर थे और 1000 से या 10,000 से ज़्यादा जो है थे। मेरे ख्याल में यहाँ पे 1000 नहीं है, 10,000 थे, ठीक है। 10,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट थे। इट प्रोड्यूस एमिनेंट स्कॉलर हो वर आफ्टर इन्वाइटेड बाय फॉरेन कंट्रीज टू स्प्रेड बुद्धिस्ट लर्निंग कल्चर एंड रिलीजन। Vikramshila was one of the largest Buddhist university with the more than 100 teachers and about 1000 स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी विक्रमशिला, ठीक है। तो उसमें देखिए कि 100 से ज़्यादा टीचर थे, लगभग 100 टीचर थे और 1000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट थे। इट प्रोड्यूस एमिनेंट स्कॉलर हु वर ऑफ्टन इन्वाइटेड बाय फॉरेन कंट्रीज टू स्प्रेड बुद्धिस्ट लर्निंग कल्चर एंड रिलीजन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो प्रख्यात विद्वान थे, जो उनकी जो महान विद्वान थे, इसमें वो महान विद्वान बने जिन्होंने अक्सर विदेशी देशों द्वारा बौद्ध शिक्षा, संस्कृति और धर्म के प्रसार के लिए आमंत्रित किया जाता था। इनमें क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रख्यात विद्वान जो होते थे, ठीक है। इनमें जो विद्वान थे जो बहुत ज़्यादा मशहूर थे, वो विद्वान थे यहाँ से निकले हैं, ठीक है। जिन्होंने देखिए कि जो देशों विदेशों में बौद्धिक जो शिक्षा है, जो बौद्ध शिक्षा है, ठीक है, बुद्धिस्ट जो लर्निंग है उसको पहुंचाया। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड एंड एमिनेंट अमंग ऑल वाज अतिशा दीपांकर, ए फाउंडर ऑफ द शर्मा ट्रेडिशन ऑफ द तिब्बतन बुद्धिज्म। अब देखिए कि यहाँ पे है क्या कि सभी के बीच में हम बात करें तो सबसे प्रतिष्ठित और प्रख्यात तिब्बती बौद्ध धर्म के सरमाट्रियट्स के संस्थापक अतिशा दीपांकर थे। यानी कि अगर हम सबसे मशहूर की बात करें, सबसे एमिनेंट की बात करें, ठीक है, तो जिसमें अतिशा दीपांकर है, ठीक है, अतिशा दीपांकर है, तो वो तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं तकरीबन, ठीक है। जो तिब्बती बौद्ध धर्म में जो है ना शर्मा ट्रेडिशन, जो तिब्बती बौद्ध धर्म है, जो तिब्बत का जो बौद्ध धर्म है उसमें है शर्मा ट्रेडिशन, यानी कि शर्मा जो है वहाँ पे क्या है, एक रिवाज है, ठीक है, जिसके संस्थापक जो है अतिशा दीपांकर माने जाते हैं। सब्जेक्ट लाइक फिलोसफी, ग्रामर, मेटाफिजिक्स, इंडियन लॉजिक एटसेट्रा वर टॉट हेयर, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ लर्निंग वाज टेंटिज्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेटाफिजिक्स है, इंडियन लॉजिक, भारतीय तर्कशास्त्र है, फिलोसफी है, ग्रामर है, यहाँ पे सिखाई जाती थी, ठीक है। यहाँ पे तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लाइक फिलोसफी, ग्रामर, मेटाफिजिक्स, इंडियन लॉजिक एटसेट्रा ये यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। और सबसे यहाँ पे मुख्य क्या पढ़ाया जाता था, तंत्रिज्म। तंत्रिज्म क्या थे, तंत्रवाद, यानी कि तंत्रवाद यहाँ पे मेन पढ़ाया जाता था। तो वैसे यहाँ पे इंडियन लॉजिक वगैरह सबकी पढ़ाई होती थी, ठीक है। तो ये हो गया ख़त्म यहाँ पे। अब हम बात करेंगे अदर्स की, ठीक है। यहाँ पे ये अदर्स आपको तो कोई दिक्कत ना हो, आपको यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखिए अदर्स की बात करें तो और कौन से सेंटर थे, ठीक है, उस टाइम पे देखिए फर्दर सेंटर्स इंक्लूड तिलहारा, ठीक है, इन बिहार, प्रोबली ओल्डर देन नालंदा, उदंतापुरी इन बिहार, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि आगे के केंद्रों, अगर हम बाकी केंद्रों की बात करें तो बिहार में तिलहारा नालंदा से अधिक पुराना, ठीक है, उदंतपुरी बिहार में लगभग देखिए ये थे। उसके बाद सोमपुरा इन बांग्लादेश, ठीक है। बिहार में क्या था, तिलहारा था, उदंतपुरी था, ये सारे बिहार में थे, ठीक है, जो नालंदा से अधिक पुराने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम अगर बात करें कि सोमपुरा की, सोमपुरा कहाँ पे था, ये बांग्लादेश, ठीक है। और उसके बाद श्रद्धा पीठ, ठीक है, जैसे शारदा पीठ कहते हैं, और ये है पाकिस्तान में, ठीक है। और जगदाला महाविहार, ठीक है, जगदाला महाविहार बंगाल में है ये, ठीक है। कब से है ये, पाल के शासनकाल से है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शामिल है इसमें। उसमें अगर हम आगे बात करें तो देखिए कि तुर्किक मुस्लिम नागार्जुना कोंडा इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तुर्किक मुस्लिम के, तो ये कहाँ पे हैं,
ये नागार्जुनकोंडा ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, विक्रमशिला कहाँ पे है? बिहार में है। वल्लभी कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद वाराणसी में देखिए ये क्या है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो कांचीपुरम तमिलनाडु। ठीक है, मन्याखेता इन कर्नाटका। ठीक है, महावीरा अभयागिरी विहार और जीता जीता वनरामैया इन श्रीलंका। तो फ्रेंड्स ये सारी यूनिवर्सिटी हैं हमारे, आपको बताइए कि कौन कौन सी जगह पे हैं। तो आप इसको ये देख सकते हैं, ये काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी थी। किसके अलावा? इन सभी के अलावा जो ऊपर हमने किए हैं। द मेजर डेवलपमेंट्स इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम ओवर द पास्ट सेंचुरीज एज डिस्कस्ड बिलो। देखिए यहाँ पे क्या क्या हुआ था एजुकेशन के रिलेटेड, आपको यहाँ पे बता दीजिएगा। देखिए पहले आया था चार्टर एक्ट 1813 में। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्या था चार्टर एक्ट लाने का? तो स्प्रेड साइंटिफिक नॉलेज। यहाँ पे क्या है? साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? साइंटिफिक नॉलेज यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान को लाना। ठीक है, साइंटिफिक था ना फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते रहे यहाँ पे वेदों की, ग्रंथों की, बस वही पढ़ते रहे तो दुनिया में बाकी चीज़ें खोजें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा। तो ये था कि इस नॉलेज को फैलाना। ठीक है, 1817 में देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता। ठीक है, 1817 में क्या था? एक हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में बनाया गया था, नॉन एज प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी सिंस 2010। अब देखिए जो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है 2010 से। ठीक है, नेक्स्ट है एल्फिंस्टन रिपोर्ट। एल्फिंस्टन रिपोर्ट कब आई थी? 1823 में। इसमें क्या रेकमेंड किया गया था? द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर, यानी कि DEO, स्कूल सुपरवाइज़र। देखिए फ्रेंड्स, अभी भी स्कूलों में जो DEO होता है ना, जब स्कूल से पेपर होते हैं कहते हैं फ्लाइंग पड़ जाएगी, चेकिंग हो जाएगी, तो DEO जो डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर है, ठीक है, उसकी जो स्थापना, उसके जो अपॉइंटमेंट के लिए रेकमेंडेशन यहाँ पे की गई थी। ठीक है, और स्कूल सुपरवाइज़र के लिए सजेस्ट ट्रेनिंग फॉर टीचर। अब देखिए जो टीचर्स है उनको ट्रेनिंग देने के लिए क्या था? यहाँ पे सजेशन दिया गया था। ठीक है, एल्फिंस्टन रिपोर्ट पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूछ लेंगे, बताइए कि टीचर को ट्रेनिंग के लिए सजेस्ट किया गया था या DEO यानी कि डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन जो ऑफिसर, स्कूल सुपरवाइज़र जो रिपोर्ट की रिकमेंडेशन थी वो किस में की गई थी? एल्फिंस्टन रिपोर्ट में। नेक्स्ट है मैकॉले मिनट 1835 अपॉन इंडियन एजुकेशन। देखिए फ्रेंड्स, मैकॉले मिनट कोई रिपोर्ट नहीं थी, मैकॉले मिनट कुछ मिनटों का भाषण था। ठीक है, जो लॉर्ड मैकॉले द्वारा दिया गया था, कुछ मिनट का भाषण था जिसे मैकॉले मिनट कहा गया था। इन्होंने इंडियन एजुकेशन के बारे में बात की थी। ये 1835 में वो था। इंट्रोड्यूस इंग्लिश इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इन्होंने ये कहा था कि जो इंग्लिश है वो इंट्रोड्यूस की जाए इंडियन एजुकेशन के अंदर। ठीक है, रिमूव एज बायसेस फॉर एजुकेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जो एज रिलेटेड बायस थे, यानी कि होता है ना कि ये साल के बच्चे पढ़ सकते हैं, वो साल के नहीं पढ़ सकते, तो यहाँ पे एज रिलेटेड जो बायस था वो ख़त्म कर दिया गया था। यहाँ पे कहा गया था कि किसी भी उम्र का व्यक्ति है जो पर्सन है वो पढ़ सकता है। वो डिस्पैच 1854 में, 1854 में नीति आई थी। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। देखिए मैग्ना कार्टा सबसे पहली बात क्या है? देखिए मैग्ना कार्टा सबसे पहले आया था 1215 में। मैग्ना कार्टा होता क्या है कि जो मैग्ना कार्टा एक ऐसी नीति है कि जो राजा की जो पावर्स है, जो राजा की जो शक्तियां हैं, उसे निरंकुश होने से बचाती है। निरंकुश मैंने कि राजा अपनी जो शक्तियां हैं, जो पावर्स है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसकी पावर्स पे कुछ रोक लगाई जाती है, उसे बोलते हैं मैग्ना कार्टा। अब देखिए इसे मैग्ना कार्टा, अब देखिए यहाँ पे पहले हमने बात की थी ना कि इंग्लिश एजुकेशन को इंडियन सिस्टम में लेके आया जाए। अब देखें यहाँ पे जो पर्सन थे इंडिया में, जो इंडिया की जो जनसंख्या आबादी थी, उनको इंग्लिश के बारे में इतना पता नहीं था। ठीक है, कुछ विद्वान थे, जो स्कॉलर थे, जो इसके बारे में जानते थे, बाकी नहीं जानते थे। तो उन्होंने क्या किया कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया लेके आए कि इंग्लिश के साथ साथ जो बाकी जो सब्जेक्ट है इंडिया के, जैसे हिंदी है या कुछ और जो लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसे भी जोड़ा जाए। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश को ही रखा जाए, साथ में बाकी लैंग्वेज को भी साथ साथ में पढ़ाया जाए। ये किसमें कहा गया था? वुड डिस्पैच नीति में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें और बात है। सजेस्ट सेटिंग अप द 3 यूनिवर्सिटी मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता 1857 फॉर स्प्रेडिंग वेस्टर्न फिलोसफिकल थॉट। आपसे मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा कि
जब ये 3 यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, 1857 ईस्वी में, तब इंडिया के, ठीक है, यानी कि भारत के, तब यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? ठीक है फ्रेंड्स, आपको मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, ठीक है। वो डिस्पैच नीति आ रही है 1854 में, तो 1857 में यहाँ पे आ रही है, ठीक है। आपको मैं 2 ऑप्शन बता दूंगा यहाँ पे। देखिए, पहला है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा है लॉर्ड कैनिंग। मेरे को आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है। आपका मैंने देखिए इतना सा जो मुश्किल से जो सवाल था वो मैंने आसान कर दिया है। 2 ऑप्शन बता दिए, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। इसमें से मेरे को आप एक सही करके बता देना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हंटर कमीशन। यह था 1882 और 1883 में। फ्रेंड्स, एक बार आपको और बता दूं कि आप जो ये देखते हैं ना, जो साल देख रहे हैं, इसमें आपको जानना ज़रूरी है कि इंडिया का वायसराय कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ कौन था, ठीक है। 1857 की लड़ाई के बाद 1858 से वायसराय ऑफ इंडिया शुरू हो गया था, यानी कि अब हम बात करेंगे 1882 1883 की। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे अब इंडिया में वायसराय की शुरुआत है, यहाँ पे अब इंडिया का वायसराय होगा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि यहाँ पे उस टाइम वायसराय कौन थे, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। अगर 1857 तक की बात की जाए तो यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। अगर 1857 से बात की जाए 1858 से, तो यहाँ पे वायसराय ऑफ इंडिया आ चुका था। आप दोनों का डिफरेंस देख लेना, ठीक है। उस समय कौन कौन था आपको ये जानना जरूरी है। आपको जैसे क्वेश्चन आए हंटर कमीशन में के समय भारत के जो वायसराय ऑफ इंडिया थे, ठीक है, भारत के वायसराय कौन थे, तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए। हंटर कमीशन आई थी 1882 या 83 में, ठीक है। नॉन एज इंडियन एजुकेशन कमीशन, इसे इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। सीधे ही क्वेश्चन बन सकता है, बताइए कि इंडियन एजुकेशन कमीशन किसके नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो हंटर कमीशन। फ्रेगमेंटेड एजुकेशन इनटू प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन, यहाँ पे क्या था, जो प्राइमरी और हायर एजुकेशन को 2 भागों में बांट दिया गया था, ठीक है। सजेस्टेड दैट यूनिवर्सिटी शुड आल्सो मैनेज एप्लाइड कॉलेज, यहाँ पे सजेस्ट किया गया था जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो मैनेज एप्लाइड कॉलेज, वो एफिलेटेड होंगी, ठीक है। यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में आई थी। लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड द कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर थॉमस रैली, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो यूनिवर्सिटी कमीशन जो 1902 में बनाया गया था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन को उसका जो है वो चेयरमैन, वो लॉर्ड कर्जन के अंडर थी। यानी कि यूनिवर्सिटी कमीशन किसके अंडर थी? लॉर्ड कर्जन के अंदर, ठीक है। लॉर्ड कर्जन कौन थे? जिन्होंने बंगाल का विभाजन करवाया था, ठीक है। उसके बाद इसके चेयरमैन कौन थे यूनिवर्सिटी कमीशन के? इसके चेयरमैन थे थॉमस रैले, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? स्टडी द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिकमेंडेड मेजर द फॉर इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे स्टडी करनी थी, जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे शुरुआत की गई थी पढ़ाने के लिए, उसकी कंडीशन क्या है। अगर उसकी कंडीशन जैसी भी है उसको मेज़र करके देखना, अगर उसमें कोई गलतियाँ पाई जाए उसको क्या है, इम्प्रूवमेंट, उसमें इम्प्रूवमेंट करना, सुधार करना। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 1904 वाज बेस्ड ऑन देयर रिकमेंडेशन। देखिए, जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 के लिए, वो इसके ऊपर इसकी रिकमेंडेशन पर आधारित था। रेकमेंडेड स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ कॉलेज इंट्रोड्यूसिंग एफिलिएशन कंडीशन। यहाँ पे क्या था, देखिए, रेकमेंड किया गया था किसे? स्ट्रिक्ट सुपरविजन कॉलेज, यानी कि कॉलेज की रेख के लिए, अच्छे संभाल के लिए यहाँ पे रेकमेंडेशन की गई थी। अब देखिए नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाई गई थी, सेटअप बाय स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर्स। देखिए, जो स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने ये बनाई थी। आपको मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में नाम लिख के बताने हैं, ठीक है, स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर कौन थे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की, जो 1906 में आया था, जिसे सेटअप किया था स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर्स ने, ठीक है फ्रेंड्स। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर कौन थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था? देखिए, टीचिंग ट्रेडिशन, कल्चर, मॉरल्स अलॉन्ग विद द मॉडर्न एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर का क्या मतलब है? वर्नाकुलर का मतलब है मातृभाषा। आपने नाम सुना होगा DAV, यानी कि जिसे कहा जाता है दयानंद एंग्लो वैदिक, पर एक्चुअली इसका नाम दयानंद एंग्लो वैदिक नहीं है, दयानंद एंग्लो वर्नाकुलर है, ठीक है। उसकी एक्चुअल फॉर्म वर्नाकुलर है। तो वर्नाकुलर का क्या मतलब है? मातृभाषा, ठीक है। यहाँ पे ये बात की गई थी कि जो टीचिंग का ट्रेडिशन है, जो रिवाज है, जो उसकी संस्कृति है, जो कुछ भी है, ये सारी जो चीज़ें हैं मॉडर्न एजुकेशन के साथ क्या है, दी जानी चाहिए, साथ में उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। यानी कि अगर आप पंजाब से हो तो आपको पंजाबी में, ठीक है, बिहार से हो तो उस लैंग्वेज में, और यूपी से हो तो हिंदी में,
महाराष्ट्र से हो मराठी में, बंगाल से हो तो बंगाली में, यानी कि जिस जगह पे आप रह रहे हो आपको उस जगह पे उसी भाषा में आपको जो है वो एजुकेशन दी जानी चाहिए, जैसा कि आजकल हो भी रहा है। ठीक है, क्योंकि उस भाषा से वो जल्दी एजुकेशन को समझेंगे। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी इन बंगाल, ये देखिए यहाँ पे क्या है, नेशनल यूनिवर्सिटी इन बंगाल, यहाँ पे नेशनल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई थी बंगाल में। ठीक है, इस समय देखिए रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी, अब देखिए एजुकेशन पॉलिसी पे क्या है, जो रेजोल्यूशन आया था 1913 में, रेकमेंडेड ए यूनिवर्सिटी फॉर ईच प्रोविंसेस। ठीक है, यहाँ पे कहा गया था कि हर एक प्रोविंसेस में, ठीक है, हर एक प्रांत में क्या है, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन में 1917 में आई थी, नोन एज सेड्रल कमीशन, इसे सेड्रल कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, सेड्रल कमीशन। इट रिकमेंडेड मेजर फॉर वुमेन एजुकेशन, यहाँ पे वुमेन एजुकेशन की बात की गई थी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये आ सकता है, बताइए कि वुमेन एजुकेशन के लिए, ठीक है, वुमेन एजुकेशन के लिए जो मेजरमेंट था, ठीक है, वो किस में रेकमेंड किया गया था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन में। ठीक है, इंक्रीज ऑटोनॉमी ऑफ इंस्टीट्यूशन टू मैनेज डे टू डे अफेयर, यहाँ पे देखिए जो ये कहा गया था कि जो इंस्टीट्यूट जो बनाए गए हैं, ठीक है, उन्हें खुद ही स्वायत्ता यानी कि खुद ही दिया जाए। होता क्या है कि जो यूनिवर्सिटी होती, जो इंस्टीट्यूशन होते थे वो सरकार के अंडर होते थे। यहाँ पे ये बात की गई थी कि अगर जो भी इंस्टीट्यूशन है वो किसके अंडर होना चाहिए, वो जिस जगह पे है उसी के अंडर होनी चाहिए, उसी प्रोविंसेस के अंडर होनी चाहिए। ठीक है, जो डे टू डे अफेयर्स है, कैसे चलाना है इंस्टीट्यूट को, वो खुद तय करें। इंटरमीडिएट एजुकेशन लेके आए। ठीक है, डिग्री कोर्सेज टू बी 3 ईयर्स, इंटरमीडिएट एजुकेशन है 11th-12th। ठीक है, डिग्री कोर्स जो है 3 कोर्स, जैसे आपका ग्रेजुएशन है जब 3 ईयर का कोर्स करते हो वो इंट्रोड्यूस किया जाए। सेपरेशन ऑफ ऑनर्स कोर्सेज फ्रॉम रेगुलर कोर्सेज, देखिए जैसे आप अभी ऑनर्स की पढ़ाई होती है ना, जैसे आप ग्रेजुएशन में हो, अगर आपने किसी सब्जेक्ट में ऑनर्स करनी हो तो आपको वो 2nd ईयर में ऑनर्स लग जाती है। यहाँ पे क्या गया था कि ऑनर्स जो कोर्सेज हैं, ऑनर्स कोर्सेज क्या है कि जैसे मान के चलिए आप बीए में पढ़ रहे हो, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का ऑनर्स करना है तो आप बीए 2nd में क्या करोगे, आप ऑनर्स रख लोगे, तो वो 2 साल आप ऑनर्स पढ़ोगे, तो आपको उसका सर्टिफिकेट अलग से दिया जाएगा। अब इन्होंने कहा कि जो ऑनर्स कोर्स हैं वो रेगुलर कोर्स से अलग किया जाए। फैसिलिटीज़ फॉर ट्रेन टीचर, देखिए जो ट्रेन टीचर है उसके लिए फैसिलिटीज़ हो। सेटिंग अप द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाई जाए, यानी कि CBSE बोर्ड बनाया जाए। ठीक है, जो अभी बना भी है। एस्टैब्लिश इन 1920 एंड अबॉलिश 1923, देखिए एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बना था। ठीक है, यहाँ पे कहा गया था कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाए। ठीक है, बन गया था 1920 में, पर अबॉलिश हो गया 1923 में, 3 साल तक बाद वो अबॉलिश हो गया। नेक्स्ट आई थी हार्टोग कमेटी, ये आई थी 1929 में, 1929 में। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसके स्टैंडर्ड में सुधार करना। सजेस्टेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन अगेन, देखिए यहाँ पे बात की गई थी जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड था जो 1920 में बन के 23 में ख़त्म हो गया था, उसको फिर से बनाया जाए। सब्रू कमेटी आई थी 1934 में, 1934, सेट अप बाय द यूपी गवर्नमेंट फॉर एग्जामिन अनएम्प्लॉयमेंट। इट पॉइंटेड दैट अनएम्प्लॉयमेंट वाज ड्यू टू फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम विच वाज प्रोवाइडिंग ओनली डिग्री। देखिए सब्रू कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूपी गवर्नमेंट ने बनाई गई थी कि बताइए कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। थोड़ी सी आपको मैं बात बताता हूँ। यहाँ पे वहाँ पे क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, उस समय में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी। यूपी सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने ये बात की, ठीक है, कि ये बात की कि पढ़ाई इतनी ज़्यादा, इतनी स्टडी हो रही है इंडिया में, पर फिर भी लोग बेरोज़गार क्यों हैं, अनएम्प्लॉयड क्यों हैं। जब इसका सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि जो लोग हैं वो शौकिया तौर पर एजुकेशन कर रहे हैं, वो सिर्फ डिग्री लेने के लिए एजुकेशन कर रहे हैं, ना कि कोई काम करने के लिए। ठीक है, तो काम करने के साथ साथ यहाँ पे फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है क्योंकि लोग शौकिया तौर पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए तो फ्रेंड्स यूपी का पहले नाम, जैसे आज उत्तर प्रदेश है, पहले इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, रेकमेंडेड वोकेशनल एजुकेशन डाइवर्सिफाई कोर्स 3 ईयर डिग्री कोर्स इंटरमीडिएट स्टेज टू अबॉलिश। देखें यहाँ पे क्या था, रेकमेंड किया गया था वोकेशनल एजुकेशन को, डाइवर्सिफाई कोर्सेज को, ठीक है, इसको तो अबॉलिश किया गया। स्टेज टू स्टेज जो इंटरमीडिएट जो था उस लेवल को अबॉलिश किया गया।
अबाउट वुड रिपोर्ट 1937 में, स्टडी प्रॉब्लम्स इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, जो भारतीय जो शिक्षा प्रणाली थी, जो उसमें जो अभी जो देखिए जो प्रॉब्लम्स थी उसको स्टडी करना। रेकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलीटेक्निक्स एग्रीकल्चर स्कूल फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या था, अबाउट वुड जो रिपोर्ट थी किसके लिए थी कि जो पॉलीटेक्निक्स थी, ठीक है, जो पॉलीटेक्निकल कॉलेज हैं उसको रेकमेंड करना, एग्रीकल्चर स्कूल को, ठीक है, बनाना कि ताकि इंक्रीज़ की जाए क्या, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्योंकि देखिए कृषि प्रधान देश, एग्रीकल्चर बेस्ड हमारा स्कूल जो देश रहा है हमेशा से, ठीक है, इसलिए उन स्कूलों को बनाना ताकि एम्प्लॉयमेंट बनाई जाए, एम्प्लॉयमेंट की जाए। जाकिर हुसैन कमेटी आई थी 1937 और 38 में, नॉन एज वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। देखिए इसे नॉन एज वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। बेसिक एजुकेशन, नई तालीम, बुनियादी तालीम एट्सेट्रा। ठीक है, गांधी जी ने भी इसे यही नई तालीम कहा था। ठीक है, ये वर्धा एजुकेशन स्कीम ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, इस पर बेसिक एजुकेशन, नई तालीम और बुनियादी तालीम की बात की गई थी। recommended free and compulsory education for 7 year for girls and boys for 7 to 14 ईयर। देखिए यहाँ पे ज़रूरी, ठीक है, फ्री में और ज़रूरी कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी। ठीक है, 7 ईयर यानी कि 7 साल तक की लड़की के लिए और 7 से 14 साल के लड़कों के लिए। इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग। देखिए यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन थी वो मदर टंग यानी कि आपकी मातृभाषा में होनी चाहिए। ठीक है, जो आपकी जो लैंग्वेज है। क्राफ्ट सेंटर टीचिंग टू इंक्रोज टू एम्प्लॉयमेंट। क्राफ्ट सेंटर टीचिंग थी कि ताकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो की जाए। ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ रिमंडरेशन ऑफ टीचर्स, फ्लेक्सिबल करिकुलम, फ्री इन्वायरमेंट फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट। ठीक है, इन सभी की बात की गई थी। इट लेड स्ट्रेस ऑन नॉट इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड रिलीजियस एजुकेशन इन द करिकुलम। देखिए जो यहाँ पे कहा गया था कि जो इंग्लिश है वो कई लोगों को आती नहीं है, जिससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, तो इसलिए क्या है कि रिलीजियस एजुकेशन है, जो धार्मिक शिक्षा है वो भी इसमें आए। पहले फ्रेंड्स आप ज़माने में देखिए कि पहले ज़माने में रामायण पढ़ाई जाती थी, धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, है ना, पहले ज़माने में। आजकल क्या है, आजकल स्कूलों में सारी मॉडर्न एजुकेशन में, वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता अपने धर्म के बारे में, सिर्फ वहाँ पे आपको ओनली मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाई जाती है। जिससे होता क्या है कि जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, ठीक है, जो हमारा कल्चर है वो आजकल पता नहीं है। ठीक है, आजकल तो ये नहीं पता, देखिए जैसे आप जो इंग्लिश स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जैसे आपको गिनती आएगी 1 2 3 4 5, है ना, तो आप 1 2 3 भी बोल लोगे, उनको आप 1 2 3 बोल के देखो, आप उनको वो तो आ जाएगी 1 2 3, अब उनको 1 2 3 कहो, उनको बस समझ में नहीं आएगा। ये है मॉडर्न एजुकेशन का फ़र्क। अगर आपको हिंदी में 1 2 3 आ रहा है, इंग्लिश में 1 2 भी आ रहा है, तो उनको ओनली इंग्लिश में 1 2 ही आएगा, 1 2 3 नहीं आएगा। ठीक है, आप उनको बोल दीजिए कि 29 39, ठीक है, तो अब वो समझेंगे नहीं। आप उनको बोलोगे ना 39 29, तब वो समझ आएंगे। ये है इफेक्ट मॉडर्न एजुकेशन का, जिसमें क्या है कि जो हम अपनी जो लैंग्वेज है उसको हम भूल चुके हैं इसमें। अब देखिए सार्जेंट रिपोर्ट आई थी 1944 में, नोन एज द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर और पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसे देखिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट भी कहा जाता है, इसे पोस्ट वार एजुकेशन डेवलपमेंट बोर्ड भी कहा जाता है। recommended teacher training scholarship for needy instruction in mother tongue, academic schools and technical schools, establishment of a body like university grant committee or of English also of England for coordinating universities degree courses to be 3 year selective entry to course। देखिए यहाँ पे क्या था, डिग्री कोर्सेज की को लाया जाए, ठीक है, कोई सिलेक्टिव एंट्री कुछ कोर्स लगाए जाए नए नए। ठीक है, तो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, ठीक है, जो इंग्लैंड थी, ठीक है, उसको कहा गया कि वो भी कोऑर्डिनेट करे यूनिवर्सिटी के साथ। तो यहाँ पे ख़त्म होता ही है प्री इंडिपेंडेंस। अब हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की। देखिए डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी थी, ये आई थी 1948 और 1949 में, नोन एज द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। recommended the use of selection procedure, ceiling limit on number, working hour और faculty for college and university। यहाँ पे बात की गई थी सिलेक्शन प्रोसीजर की, ठीक है, यहाँ पे बात की गई थी वर्किंग आवर, यानी कि जो स्कूल में, जो कॉलेज में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका काम, या यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वो कितने घंटे पढ़ाएं,
ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड रिलीजियस एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन की भी बात की गई थी, यानी कि अगर डिग्री प्रोग्राम यानी कि जो 3 लेवल थे वहाँ पे अगर डिग्री का प्रोग्राम, यानी कि अगर आप ये बात करें कि किसी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे 3 ईयर का कोर्स है, ठीक है, डिग्री मिलेगी आपको बाद में, तो वहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन को भी लाया जाए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी रीजनल लैंग्वेज, यानी कि जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाए वो आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज में दी जाए। अभी देखिए आपको जैसे यूजीसी नेट का आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, तो वहाँ पे क्या है कि आपको इंस्ट्रक्शन हिंदी में भी दी जा रही हैं, आपको इंग्लिश में भी दी जा रही हैं, ठीक है। इनकरेज वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन को इनकरेज करना, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी कमीशन, देखिए जो यूजीसी कमीशन है जिसका आज आप एग्ज़ाम दे रहे हो, वो 1956 में 1956 में बना था, ठीक है। सजेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पे कहा था कि जो ऑर्गेनाइजेशनल जो यूनिवर्सिटी हैं जो इसके अंडर वो लगाई जाए। डॉक्टर मुदलियार कमीशन, ठीक है, ये 1952-53 में आया था, नॉन एज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहा जाता है। रेकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपर्पज़ स्कूल, यहाँ पे कहा गया था इस कमीशन में कि मल्टीपर्पज़ स्कूल बनाए जाएँ, 3 ईयर सेकेंडरी एंड 4 ईयर हायर एजुकेशन सिस्टम लेके आया जाए, ठीक है। श्री KL श्रीमली कमेटी 1954 में आई थी, नॉन एज कमेटी ऑन हायर एजुकेशन फॉर रूरल एरियाज, रूरल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख कमेटी 1958 में आई थी, नॉन एज नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेसर KG सैदिया कमेटी 1960 में आई थी, ये नॉन एज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी कमीशंस रिव्यू कमेटी ऑन एजुकेशन, यानी कि यूजीसी के अंडर रिव्यू करना था एक जो एजुकेशन कैसी चल रही है देश में, ठीक है, उसको रिव्यू करना, किसके अंडर ये करना था, यूजीसी के अंडर। डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी, ये आई थी 1961 में, नॉन एज कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन, रेकमेंडेड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम, को करिकुलर एक्टिविटी, माइनॉरिटी लैंग्वेज, एजुकेशनल टूर्स, सिंगिंग नेशनल एंथम, स्कूल यूनिफॉर्म। देखिए स्कूलों में क्या है, यानी कि जो करिकुलम में क्या है, नेशनल एंथम को लगाना, स्कूल की यूनिफॉर्म डिसाइड करना, एजुकेशनल टूर, यानी कि जो हमारे एजुकेशन टूर होते हैं, जैसे दिल्ली का लाल किला हो गया, आगरे का जो ताजमहल हो गया, ठीक है, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं इंडिया की, वो उसके बारे में टूर करवाना, ठीक है। जो माइनॉरिटी लैंग्वेज है, ठीक है, वो, और जो सिलेबस है उसमें जो ज़रूरी चीज़ों को ऐड करना, ये किस कमेटी ने कहा था, संपूर्णानंद कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट आया था कोठारी कमीशन, यह था 1964 और 66 के बीच में, ठीक है। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या था, एजुकेशन और नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो पेश की गई थी। रेकमेंड किया गया था कॉमन स्कूल सिस्टम, ठीक है, सारे देश में एक जैसा स्कूल सिस्टम हो। CBSE की बोर्ड की बात करें तो पूरे देश में एक जैसा ही है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि फ्री और कंपलसरी जो एजुकेशन है उसके लिए प्रोग्राम डेवलप किए जाएँ। एकेडमिक फ्रीडम टू टीचर्स, जो टीचर्स हैं उनको एकेडमिक फ्रीडम दी जाए, ठीक है। उसके बाद यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज, जो आपकी जो रीजनल जो क्षेत्रीय भाषा है उसका इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला, जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसको लेके आया जाए, ठीक है। देखिए इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, पब्लिकेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, ठीक है, कौन कौन सी जो बुक्स छपेंगी आपका पब्लिकेशन होना चाहिए उसके ऊपर, जैसे NCERT की बुक्स हैं, ठीक है। फिक्सिंग नंबर ऑफ सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, अब देखिए रिसोर्सेज कितने हैं आपके पास, उसके हिसाब से सीटों को फिक्स करना। जैसे होता है ना किसी कॉलेज में इस पढ़ाई के लिए इतनी सीटें अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाइए, अगर आपको वहाँ पे सीट नहीं मिलती तो आप दूसरे कॉलेज में जाइए, तो उसको फिक्स करना, ठीक है। देखिए सम अदर रिसेंट इनिशिएटिव एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, अभी इसके बाद जो देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो कुछ और इनिशिएटिव थे, डेवलपमेंट प्रोग्राम थे जो लगाए गए थे, वो कौन थे, देखिए मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स इसलिए तेज़ बोल रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ कि ताकि लेक्चर कम से कम छोटा से छोटा बने, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा इसको देखने के लिए, फिर भी आप इसको पूरा देखें, ठीक है, इसलिए अभी क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है इसलिए। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑन एजुकेशन आई थी 1968 में, ठीक है। रिव्यू कमेटी ऑन द वर्किंग ऑफ नेशनल
काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग आल्सो नोन एज डॉक्टर नाग चौधरी कमेटी, ठीक है। रिव्यू करने के लिए काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसे डॉक्टर नाग चौधरी कमेटी भी कहा जाता है, ठीक है, कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई थी 1968 में। स्टडी ग्रुप ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्री स्कूल चाइल्ड आल्सो नोन एज श्रीमती मीना स्वामीनाथन कमेटी 1970 में आई थी ये। गजेंद्रा गडकर कमेटी ऑन द गवर्नेंस ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, ठीक है, ये आई थी 1971 में। नेशनल कमेटी ऑन 10+2+3 सिस्टम आया था, एजुकेशन स्ट्रक्चर आया था, जिसे आल्सो नोन एज डॉक्टर शुक्ला कमेटी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि 10+2+3 जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो नेशनल कमेटी थी उसे और क्या कहा जाता है, इसे डॉक्टर शुक्ला कमेटी कहा जाता है, जो 1972 में आई थी। यूजीसी पैनल ऑन टीचर एजुकेशन ड्यूरिंग 5th प्लान पीरियड, ये आया था 1974 में। द करिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल ए फ्रेमवर्क 1975 में। एजुकेशन विच वाज अर्लियर पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट वाज शिफ्टेड टू कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, यानी कि जो एजुकेशन है वो स्टेट लिस्ट, हमारी 3 तरह की लिस्ट होती हैं, एक होती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो कानून बनाए जाते हैं, वो लॉ होते हैं जो केंद्र सरकार जो यूनियन के, ठीक है, जो फेडरल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो। स्टेट लिस्ट में राज्यों से संबंधित, और कॉन्करेंट लिस्ट है जिसके ऊपर दोनों ही कानून बना सकते हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो यूनियन हो। अब एजुकेशन को स्टेट से निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया, कब डाला गया, 1976 में, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, स्टैंडिंग कमेटी बनाई थी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे टीचर एजुकेशन के लिए क्या बनाया था, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, 1975 और 6 में बनाया गया था, ठीक है। रिव्यू कमेटी ऑन द करिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल आल्सो नोन एज श्री ईश्वर भाई पटेल कमेटी 1977 में। वर्किंग ग्रुप ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन आल्सो नोन एज डॉक्टर मेलकॉम एस अडिशियास कमेटी, यह आई थी 1977 से 78 तक। स्टडी ग्रुप ऑन इंसेट टेलीविजन यूटिलाइजेशन फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट आल्सो नोन एज श्री एस सत्यम कमेटी, ठीक है, यह आई थी 1980 में। वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइटल इन द लाइट ऑफ द नीड फॉर वैल्यू ओरिएंटेशन, ठीक है, ये वर्किंग ग्रुप था टीचर्स के रिव्यू करने के लिए, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया था, यह था 1983 में। चैलेंज ऑफ एजुकेशन यह था ए पॉलिसी पर्सपेक्टिव, यह था 1985 में। नेशनल करिकुलम फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, ये फ्रेमवर्क था, यह था 1985 में। नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन एजुकेशन, यह था प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यह था 1986 में। नेशनल करिकुलम फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, यह था 1988 में। आचार्य राममूर्ति कमेटी, यह आया था आल्सो नोन एज कमेटी फॉर रिव्यू ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में, ठीक है। टुवार्ड्स एन एनलाइटेड एंड ह्यूमन सोसाइटी, यह आई थी 1990 में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस रिपोर्ट ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट सेंटर इन एजुकेशन, यह था 1990 में, ठीक है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कमेटी ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, यह आया था 1992 में। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 प्रोग्राम, यह आया था 1992 में, ठीक है। नेशनल एडवाइजरी कमेटी लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, यानी कि वो ऐसी कमेटी बनाना जिसमें क्या है कि जो लर्निंग हो वो विदाउट बर्डन हो, यह थी 1992 में। द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन आया था 1993 में। ग्रुप टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एडवाइजरी कमेटी आल्सो नोन एज प्रोफेसर यशपाल कमेटी 1993 में। कमेटी ऑन द बीएड कोरस्पॉन्डेंस कोर्स और प्रोफेसर रामलाल पारिक कमेटी आया था 1993 में। घनम कमेटी आई थी 1993 में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कमेटी ऑन बीएड कॉरस्पॉन्डेंस डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम। डिस्टेंस एजुकेशन क्या है कि अगर आप जैसे आप किसी और स्टेट में रह रहे हो तो आपको किसी और स्टेट में, यानी कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसे मान लीजिए पढ़ना हो तो आप अपने घर बैठे डिस्टेंस एजुकेशन वो पढ़ सकते हैं, यानी कि आप प्राइवेट जो है उसमें से पढ़ सकते हैं। यह था 1994 में। स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर स्कूल टीचर्स, यानी कि SOPT,
ठीक है, आया था 1994 से 1997 के बीच। कमेटी ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ऑन डिफरेंट मोड्स ऑफ एजुकेशन यूज्ड फॉर टीचर प्रिपरेशन इन इंडिया। देखिए बेहतरीन टीचर बनाना, यह था 1995 में, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कमेटी ऑन द बीएड थ्रू कॉरस्पेंडेंट फॉर इन सर्विस टीचर प्रोफेसर टकवाले कमेटी 1995 में। एनसीटीई करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन, यानी कि टीचर स्कूल में कितनी क्वालिटी से पढ़ा रही है, आया था 1998 में। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन आया था 2000 में, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था 2005 में, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, जो बच्चे सी-टेट की तैयारी करें, टेट की तैयारी करें, उसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। इसमें ये कहा गया था कि जो स्कूलों में पढ़ाई करवाई जाती है वो क्यों करवाई जाती है, जो सब्जेक्ट लगाए जाते हैं वो क्यों लगवाए जाते हैं, ठीक है। करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2006, नेशनल नॉलेज कमीशन सैम पिट्रोडा कमेटी ये आई थी 2007। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन यह था 2009 में। द कमेटी टू एडवाइस ऑन रेनोवेशन एंड रीजनरेशन ऑफ हायर एजुकेशन ऑन प्रोफेसर यशपाल कमेटी 2009। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, 2009। शर्मा कमेटी फॉर स्ट्रेंथिंग साइंस बेस्ड हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया यूनिवर्सिटी 2009। डॉक्टर अनिल ककोडर कमेटी 2010 में। KB पवार कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय UGC 2011 में। तो फ्रेंड्स ये थी कमेटी। इस कमेटी में इसमें हमने देखा है कि प्री इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी से पहले तो आज़ादी के बाद कौन कौन सी कमेटियाँ आई थी। हमने स्टार्ट किया था 1813 1813 से हम आगे हैं 2011, ठीक है। 1813 से 2011 के बीच में कौन कौन सी कमेटियाँ थी, क्या एजुकेशन सिस्टम था, इसमें हमने डिस्कस। तो देखिए ये है क्या, देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 प्रोवाइड्स फॉर अ बाईकैमरल पार्लियामेंट। आपको फ्रेंड्स मैं इतने जो मुश्किल वर्ड है आपको मैं सिंपल सा मीनिंग समझा दूंगा, आपको मैं ऐसे बताऊंगा कि आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको मैं लाइन टू लाइन पढ़ के बताऊं, आपको मैं वैसे ही सारी चीज़ बता दूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए है क्या कि जो हमारा भारत का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो 26 जनवरी 1950 को जो है वो लागू हो गया था। यहाँ पे लिखा ना प्रोवाइड्स फॉर बाईकैमरल पार्लियामेंट। बाईकैमरल का क्या मतलब है, देखिए दो टर्म्स होते हैं, एक यूनिकैमरल एक होती है बाईकैमरल। बाईकैमरल का मतलब होता है जिसमें दो हाउस हैं, दो सदन हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, वो होते हैं बाईकैमरल। तो जिस जगह पे जैसे कई स्टेट्स है वहाँ पे क्या है बाईकैमरल नहीं है, तो वहाँ पे ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो वो होती है यूनिकैमरल, यानी कि जिसमें दो सदन पाए जाएँ वो है बाईकैमरल। जहाँ पे एक ही सदन पाया जाए, ठीक है, वो है यूनिकैमरल। देखिए पार्लियामेंट किससे बनती है, पार्लियामेंट किससे बनती है, पहली बात तो है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति से, फिर हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा, काउंसिल ऑफ द स्टेट यानी कि राज्यसभा, ठीक है। यानी कि जो इंडिया की पार्लियामेंट है, जिसे हिंदी में संसद बोला जाता है, वो तीन चीज़ों के जुड़ने से बनती है। पहला है राष्ट्रपति, फिर है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति जी की। देखिए एट प्रेजेंट टाइम पे हमारे राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद, ठीक है। आपको ये नाम सभी को याद तो हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द हाउस। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे टर्म्स आई है कुछ। देखिए यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है वो होता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। इलेक्टोरल कॉलेज का क्या मतलब है, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है जहाँ पे क्या है लोकसभा भी है, जहाँ पे राज्यसभा भी है, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं। लिखा है ना बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस लोकसभा राज्यसभा ये राष्ट्रपति जी का चुनाव करेंगे। और साथ में हमारे जो स्टेट्स हैं, जो हमारी 29 स्टेट्स हैं, ठीक है, 29 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरी हैं। तो क्या है कि जो स्टेट्स में देखिए हर एक स्टेट में क्या है, हर एक स्टेट में क्या है फ्रेंड्स, देखिए हर एक स्टेट में क्या है कि कई स्टेट में देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, कईयों में काउंसिल भी है। तो यानी कि हमारे देश में अगर 29 स्टेट्स हैं तो उन कई राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल है। तो अगर राष्ट्रपति का चुनाव होना हो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना हो, तो उसमें लोकसभा राज्यसभा वो तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, तो साथ में
राज्यों की, स्टेट्स की ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली ही पार्टिसिपेट करती है, काउंसिल कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करती। अगर आपको स्मार्ट क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कि इनमें से क्या राष्ट्रपति के चुनाव में या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो वो कौन नहीं करेगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, किसकी? स्टेट की। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट का नहीं करेगा, ओनली असेंबली करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको इसका एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, देखिए ट्रिक क्या है कि आपको जैसे पता लगाना हो कि किन राज्यों में, यानी कि 29 जो स्टेट है, किन राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों है, तो किन राज्यों में नहीं है। तो आप कैसे लगाओगे? एक इसका छोटा ट्रिक है, ताज कुंभ, TAJKUMB, ताज कुंभ। फ्रेंड्स यहाँ पे लिख के नहीं मैं बता सकता क्योंकि लिखा नहीं जा सकता यहाँ पे, तो आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपको पता लगाना हो कि किन राज्यों में लोकसभा किन राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों है, किन राज्यों में एक ही है, ठीक है, तो कैसे बदलाओगे? ताज को ट्रिक के जरिए TAJKUMB। T से होता है तेलंगाना, A से आंध्र प्रदेश, J से जम्मू कश्मीर, K से कर्नाटक, U से उत्तर प्रदेश, M से महाराष्ट्र और B से बिहार। तो ये जो 7 जो राज्य हैं, यहाँ पे क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली और यहाँ पे क्या है? काउंसिल दोनों है, यानी कि यहाँ पे क्या है? बाई कैमरल है। तो 29 स्टेट्स में से यहाँ पे 7 आप निकाल दीजिए तो बचते हैं 22 राज्य, यानी कि 22 राज्य में से क्या नहीं है? ये दोनों नहीं है। उनमें क्या है? ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, देखिए, तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट ए पार्लियामेंट, ही डज नॉट सिट और पार्टिसिपेट इन द डिस्कशंस इन आइदर और। देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट ए पार्लियामेंट, ही डज नॉट सिट और पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन द आइदर हाउस ऑफ द टू हाउस। देखिए, राष्ट्रपति यानी कि जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा जरूर हैं, पर वो क्या करते हैं कि इनकी डिस्कशन में, दोनों हाउस की डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। उनको साल में एक बार, ठीक है, साल में एक बार दोनों में अपनी हाजिरी लगवाना ज़रूरी है। ठीक है, साल में 2 बार, साल में एक ही बार, चाहे लोकसभा राज्यसभा में उनका जाना ज़रूरी है एक बार वहाँ पे। तो वैसे जो उनके जो मीटिंग होती है कभी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, जबकि उनका वो हिस्सा है पार्लियामेंट का। देयर आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस विच ही हैज़ टू परफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट। इनकी देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है जो उन्हें पार्लियामेंट के लिए निभाने पड़ते। देखिए, द प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोड्यूस द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पे बात है कि समन एंड प्रोड्यूस की। ठीक है, समन क्या है? समन होता है कि जैसे देखिए हमारे जो जो यहाँ पे पार्लियामेंट है वहाँ पे जो 3 सेशन होते हैं, ठीक है, 3 सेशन होते हैं। तो जैसे राष्ट्रपति समन भेजते हैं पार्लियामेंट में। समन का क्या मतलब है कि संसद की कार्यवाही शुरू करना, संसद की कार्यवाही शुरू करना को कहते हैं समन। प्रोग्यूस होते हैं कि संसद की कार्यवाही को ख़त्म करना, ठीक है, वो होता है प्रोग्यूस। अब देखिए, वाइल राज्यसभा इज ए कॉन्टिन्यूटिंग बॉडी, द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा वेस्ट इन द प्रेजेंट। अब देखिए, जो लोकसभा राज्यसभा है, लोकसभा क्या है? डिसॉल्व हो सकता है, यानी कि भंग हो सकता है। देखिए, मान लीजिए जो प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, अगर उनका जो समर्थन है, अगर जो उनकी सरकार जो फेल हो जाए तो लोकसभा जो है भंग हो जाएगी, ठीक है, डिसॉल्व हो जाएगी। जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, ठीक है, राज्यसभा जो है वो स्टेबल रहती है। हिज असेंट इज़ एसेंशियल फॉर ए बिल पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में जो बिल पास होते हैं उसके ऊपर अंतिम मोहर, उसके ऊपर जो लास्ट जो होता है वो साइन कौन करते हैं? ठीक है, राष्ट्रपति। When the parliament is not in the session and he is satisfied that circumstances exist when which render it necessary for him to take immediate action, the president can promulgate ordinance having the same force and effect laws passed by president। अब देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि जो पार्लियामेंट है वहाँ पे छुट्टियाँ चल रही हैं, लोकसभा राज्यसभा में छुट्टियाँ चल रही है, वो काम अपना नहीं कर रहे, ठीक है, तो अचानक से कोई कानून बनाने, कोई लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, जो राष्ट्रपति जी को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है बनाना, तो वो अपनी मर्ज़ी से कानून बना सकते हैं। तो वैसा ही वो इफेक्ट में आएगा जैसा कि एक पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए, काउंसिल ऑफ स्टेट इनकी राज्यसभा। अब देखिए राज्यसभा में क्या है? 250 यानी कि 250 मेंबर हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, राज्यसभा में 250 मेंबर
हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। पर एट प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर हैं? 245, 245। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बताइए कि राज्यसभा के कितने मेंबर, आप लिखेंगे 250। वो पूछे कि बताइए कि वर्तमान समय में एट प्रेजेंट टाइम कितने हैं, तो 245, 250। देखिए 5 जो मेंबर है राज्यसभा के, वहाँ पे इस जगह उसकी खाली छोड़ी गई है, प्लेस वहाँ पे खाली छोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि ताकि देखिए, क्योंकि जगह क्यों छोड़ी गई, ताकि मान लीजिए कोई नया राज्य बनता है, कोई नई स्टेट बनती है, तो उसको वहाँ पे मेंबरशिप दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब देखिए 250 जो मेंबर हैं, उनमें से जो 12 जो मेंबर हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि टोटल मेंबर कितने हैं? 250, 250। तो उसमें से जो 12 मेंबर हैं वो किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कि राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है, जो चुनाव होता है, तो उसमें कौन वोट नहीं डाल सकता? जो राज्यसभा के 12 मेंबर हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो वो 12 वोट उनके फेवर में हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वोट नहीं डालते। अब राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये 12 मेंबर कहाँ से आते हैं? ये आते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा, जिसको एक्सपीरियंस हो लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, सोशल सर्विस में, जैसे सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, और जैसे कई एक्टर्स हैं। ठीक है, ऐसे करके तो राष्ट्रपति किनको नॉमिनेट कर सकते हैं? देखिए मिनिमम एज कितनी है? 30 ईयर है। राज्यसभा इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन द नॉर्मल टर्म ऑफ, देखिए राज्यसभा का भी भंग नहीं हो सकता। और राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है? 6 ईयर का, यानी कि 6 साल का। हर 2 साल के बाद क्या है, इसके 1/3 मेंबर जो है वो, यानी कि 1/3 मेंबर, तीसरा हिस्सा जो है, हर 2 साल बाद रिटायर हो जाता है। अब देखिए पावर एंड फंक्शन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की पावर क्या है, फंक्शन क्या है? देखिए पहला है लेजिस्लेटिव पावर। अब देखिए इन स्पेयर ऑफ द ऑर्डनरी लॉ मेकिंग द राज्यसभा एंजॉय इक्वल पावर। देखिए अगर ऑर्डनरी लॉ मेकिंग यानी कि सिंपल कानून बनाना हो तो राज्यसभा और लोकसभा का एक ही प्रोसीजर होता है। ठीक है, और ऑर्डनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा एंड इट नॉट बिकम ए लॉ अनलेस पास बाय इट। देखिए अगर जो ओनली ऑर्डनरी जो बिल है, ठीक है, वो राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई बिल पास करवाना हो, देखिए मान लीजिए लोकसभा ने कोई बिल पास कराना हो, जैसे कोई भी साधारण बिल हो, कोई ऑर्डनरी बिल हो किसी से रिलेटेड, ठीक है, वो लोकसभा में पेश किया जा सकता है, वो राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वो कहाँ पे जाएगा? राष्ट्रपति जी के साइन पर, राष्ट्रपति जी के साइन होने के लिए जाएगा। मान लीजिए कोई डेडलॉक हो जाए। डेडलॉक का क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई कानून बनाना है, लोकसभा ने अपनी मंजूरी दे दी है, राज्यसभा ने अपनी मंजूरी नहीं दी है, वहाँ पे बहस चली जा रही है, डेडलॉक हो रहा है, ना काम आगे जा रहा है ना पीछे हो रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, फिर उससे जो क्या है, जो ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है, उसके लिए क्या है, जॉइंट सीटिंग बुलाई जाएगी राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, ये कहाँ पे बुलाई जाती है? देखिए फ्रेंड्स ऐसा है कि अगर ऑर्डिनरी बिल हो, साधारण बिल हो, तभी ये जॉइंट सीटिंग हो सकती है। कोई अगर मनी बिल हो तो नहीं हो सकती। ठीक है, जॉइंट सीटिंग अगर हो तो उसकी अध्यक्षता, उसका प्रेसिडेंट कौन है? उसका प्रेसिडेंट है जो लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, यानी कि सिंपल सा कहने का ये मतलब है, अगर बिल के मामले में, ऑर्डिनरी बिल के मामले में कोई जो है कोई डेडलॉक हो जाए तो उस मामले में क्या है, ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाएगी। ज्वाइंट सीटिंग बुलाएगा कौन? भारत के राष्ट्रपति। पर इसकी अध्यक्षता, इसके प्रेसिडेंट कौन होंगे? इसके प्रेसिडेंट होंगे, ज्वाइंट सीटिंग के प्रेसिडेंट होंगे स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आपको मेरे को बताना कि एट प्रेजेंट टाइम पे लोकसभा के स्पीकर कौन है। इफ़ द बिल इज़ पास्ड इन द ज्वाइंट सीटिंग, ठीक है, अगर यानी कि बिल इसमें पास हो जाता है तो राष्ट्रपति इसमें साइन कर देते हैं। ठीक है, अगर बिल पास नहीं हो पाता तो बिल जो है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर। देखिए फाइनेंशियल पावर के मामले में राज्यसभा वीक है, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल पावर का क्या मतलब है कि देश के फाइनेंस के बारे में, ठीक है, केवल वही सरकार बिल वो बना सकती है जो एट प्रेजेंट पे चल रही है। ठीक है, जैसे लोकसभा के जो मंत्री हैं वो फाइनेंशियल पावर उनके पास है, तो वो जैसे कानून बनाएंगे वो हो सकता है। फाइनेंशियल पावर में क्या है कि मनी बिल आते हैं। देखिए मनी बिल का जो काम है वो लोकसभा के जो सदस्य हैं, जो लोकसभा की जो चलती हुई सरकार है इस टाइम पे, वो बनाएगी। तो लोकसभा में अगर मनी बिल पास हो गया तो राज्यसभा उसको चाहे फेल कर दे चाहे पास कर दे। अगर फेल भी कर दे तब भी वो, एक बार लोकसभा से बिल निकल गया तो वो उसके ऊपर मोहर लगी जाती है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर। देखिए एग्जीक्यूटिव पावर में क्या है, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बिफोर द लोकसभा एंड नॉट राज्यसभा। अब देखिए
है क्या, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो जो सारी की सारी, देखिए फ्रेंड्स ऐसा है कि मान लीजिए कि जो जितने भी सारे एमपीज हैं, ठीक है, मोदी सरकार जैसे अब चल रही हैं, तो जितने भी एमपी हैं, तो जितने भी सारे एमपी हैं वो सारे किसके प्रति उत्तरदायी है, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, सामूहिक रूप से, यानी कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति हैं, लोकसभा के। अगर एक एमपी की बात की जाए तो वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, वो है राष्ट्रपति जी के। सिंपल एमपी हो, जैसे आपकी जगह पे कोई एमपी हो, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो वो अकेला राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर पूरे के पूरे जो मेंबर है भारत के जितने भी एमपी है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, ठीक है। देखिए अमेंडमेंट पावर क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा कैन थ्रो अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पासिंग एन अमेंडमेंट बिल बाय 2/3 मेजोरिटी इन द हाउस। देखिए फ्रेंड्स अमेंडमेंट पावर क्या है कि अगर कोई बिल पास करना है, कुछ नया कानून, कुछ संविधान में अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन, संविधान में कुछ थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है, तो उसमें क्या है 2/3 मेजोरिटी चाहिए किसी बिल के ऊपर, ठीक है। इनकी कोई नया कानून बनाना है तो इतना आसान नहीं है बनाना, ठीक है। तो अगर कोई चलता कानून है इसमें कोई बदलाव करना है तो अमेंडमेंट के द्वारा होगा, तो 2/3 मेजोरिटी होगी हर एक हाउस की। 2/3 होता है कि जैसे मान लीजिए कि 545 मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके अगर हम 3 हिस्से कर दें, ठीक है, अगर हम उसके 3 हिस्से कर दें तो तकरीबन जो है 180 3 हिस्से हो गए, तो 360 से ऊपर जो मेंबर होने चाहिए जो अपनी मोहर लगा दे कि हाँ हम इस अमेंडमेंट करते हैं। 250 से ऊपर, देखिए जो 250 टोटल मेंबर है राज्यसभा के दूसरी तरफ, तो उसमें से आप उसके 3 हिस्से करिए, ठीक है, यानी कि 170 के आसपास मेंबर होने चाहिए, ठीक है, जो ये मानते हो कि हाँ इसमें बदलाव हो, तभी वो 2/3 मेजोरिटी बनती है। इलेक्टोरल पावर क्या है, देखिए जो राज्यसभा है उसमें कुछ इलेक्टोरल पावर है, ठीक है। तो देखिए जो इलेक्टोरल पावर ऐसा है कि देखिए द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा अलोन विद द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टुगेदर इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा लोकसभा टुगेदर इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे क्या है कि राज्यसभा क्या है कि राज्यसभा, देखिए जो देश के जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, वाइस, देखिए ऐसा है कि लोकसभा में अध्यक्ष कौन है, लोकसभा में प्रेसिडेंट कौन है, स्पीकर, और राज्यसभा में अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो एक्स ऑफिशियो ऑफिसर हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है कि वो दो जो कार्य संभालते हैं, पहली बात तो वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, फिर राज्यसभा के वो चेयरमैन भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर क्या है, देखिए द राज्यसभा एक्टिंग अलोंग विद द लोकसभा कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑन द चार्ज ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ऐसा है कि अगर जो राज्यसभा है और लोकसभा मिलकर क्या है इम्पीचमेंट कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को अगर हटाना हो तो वहाँ पे क्या चलता है, इम्पीचमेंट माने कि महाभियोग। राष्ट्रपति जी को अगर हटाना हो, ठीक है, तो उनके खिलाफ क्या है, अगर पता चले कि ये संविधान के खिलाफ जाके, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं, तो लोकसभा राज्यसभा में क्या है, इनके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। राज्यसभा कैन आल्सो पास ए स्पेशल एड्रेस फॉर कॉजिंग द रिमूवल ऑफ द जज, ठीक है, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। देखिए राज्यसभा क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज को हटाना हो तो राज्यसभा में क्या है, वो वहाँ पे उसकी प्रक्रिया चला सकते हैं। तो चार्जेस, देखिए अगर कुछ चार्जेस हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है, उसके प्रति भी राज्यसभा जो है, ठीक है, वो चार्जेस लगवा सकती है, ठीक है। द राज्यसभा कैन पास ए रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल सम हाई ऑफिसर लाइक, देखिए जैसे भारत के अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल का क्या मतलब कि देश का वकील, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, यानी कि अगर आप सरकार के ऊपर केस कर दो, जैसे आपके ऊपर कोई केस करे तो आप अपना वकील रखते हो ना अपनी सफाई के लिए, है ना, तो वैसा ही अगर भारत सरकार के ऊपर आप केस कर दोगे तो उनकी तरफ से जो वकील है, ठीक है, वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो आपका वो उनकी तरफ से केस लड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई राज्य पंजाब हो गया, हिमाचल, कुछ भी हो गया, वो भारत सरकार के ऊपर कोई केस कर दे तो अटॉर्नी जनरल उनका केस आगे लड़ेगा। तो अटॉर्नी जनरल क्या है, लीगल एडवाइज़र भी है गवर्नमेंट का। जैसे अटॉर्नी जनरल है, CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, एंड चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है, ठीक है, इनके प्रति भी रेजोल्यूशन लेके आ सकते हैं, ठीक है। 2 स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के बाद 2 स्पेशल पावर है, ठीक है। पहला क्या है, द पावर टू डिक्लेयर ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एज ए सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देखिए
किसी भी सब्जेक्ट, जैसे हमारे देखिए यहाँ पे 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इनकी देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट को वो स्टेट लिस्ट के अंदर, ठीक है, वो नेशनल इंपॉर्टेंस प्रदान कर सकती है राज्यसभा। पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन और एबॉलिशन ऑफ एन ऑल इंडियन सर्विसेज। देखिए किसी भी सर्विस को लगाना या हटा सकती है, ठीक है, राज्यसभा ना। देखिए लोकसभा की बात करें, देखिए लोकसभा सबसे पावरफुल है। यहाँ पे क्या है कि 552 यानी कि 552 ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पे क्या है कि 2 जो मेंबर हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। देखिए हमने जैसे देखा था ना कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से 12 मेंबर जो है वो राज्यसभा में डालते हैं, ठीक है। ऐसा ही लोकसभा में वो 2 मेंबर डालेंगे जो होंगे एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन क्या है, देखिए जब भारत की आज़ादी हुई थी, जो इंडियन की जो फ्रीडम हुई थी, उस वक्त क्या था कि जैसे कुछ इंडियन ने यूरोपियन से, अंग्रेज़ों से शादी कर ली थी, ठीक है, तो कुछ अंग्रेज़ों ने यहाँ के भारत औरतों से शादी कर ली थी। जब उनकी संतान पैदा हुई तो वो आधी भारतीय थी और आधे अंग्रेज़ थी। अब उनको बोलता है एंग्लो इंडियन। एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज़ और इंडियन का मतलब होता है भारतीय। यानी कि राष्ट्रपति जी क्या करते हैं कि राज्यसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के जो मेंबर हैं उनको यहाँ पे 2 मेंबर अपनी मर्जी से डालते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए स्मार्ट क्वेश्चन पेपर में एक आता है, बताइए कि भारत के जो राष्ट्रपति का अगर इलेक्शन हो तो उसमें कौन जो है वो वोट नहीं डालते। देखिए 12 मेंबर तो हो गए राज्यसभा के और 2 मेंबर हो गए लोकसभा के जो एंग्लो इंडियन है, तो 14 मेंबर जो टोटल है वो वोट नहीं डालते, ठीक है। तो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, 25 ईयर्स की एज होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि लोकसभा अनलेस सूनर डिसॉल्व कंटिन्यू। देखिए लोकसभा क्या है कि 5 साल का इसका कार्यकाल होता है लोकसभा का, ठीक है। तो 25 साल की इसकी एज होगी तो और 5 साल ये काम करते हैं, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है, देखिए फंक्शन क्या है कि देश में जितने भी देखिए कानून बनाने हैं, जो भी बिल है, सारा काम जो देख रेख है यही करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिवीज़न की गई है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए यहाँ पे यूनियन लिस्ट क्या है कि वो कानून जो सिर्फ भारत की सरकार यानी कि केंद्र सरकार ही बना सकती है। स्टेट लिस्ट क्या है कि वो कानून सिर्फ जो राज्य सरकार बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है कि वो लिस्ट जिसके ऊपर दोनों ही कानून बना सकते हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो यूनियन हो, ठीक है। पर इमरजेंसी के दौरान क्या है, ठीक है, यूनियन को पावर है कि सभी को, जैसे जैसे मान लीजिए देश में इमरजेंसी लग जाए तो स्टेट लिस्ट खत्म हो जाएगी, तब क्या है यूनियन लिस्ट का काम ही चलेगा। देखिए यूनियन लिस्ट में क्या है, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, करेंसी एंड कॉइनेज है, यूनियन ड्यूटी, टैक्सेस है, रेलवे है। आप ये पढ़ लेना फ्रेंड्स, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके चाहे पढ़ सकते हैं। स्टेट लिस्ट में क्या है, देखिए डिफेंस, फॉरेन, बैंकिंग, सब कुछ अफेयर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, क्रिमिनल लॉस है, प्रोसीजर है, ठीक है, सिविल प्रोसीजर है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये सारे हैं इसमें, ठीक है। ये आपको जानने जरूरी है, आप ये कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेशन। सेशन का क्या मतलब है कि पार्लियामेंट के 3 सेशन है, इनकी एक साल में पार्लियामेंट जो है वो 3 बार काम करती है। जैसे एक है बजट सेशन जो है फरवरी से मई के बीच में, ये सबसे लंबा जो सेशन होता है। आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए कि सबसे लंबा सेशन कौन सा है, ठीक है, तो वो होता है बजट सेशन। फिर है मानसून सेशन यानी कि जुलाई और अगस्त, अभी मानसून सेशन आएगा नेक्स्ट मंथ से। फिर है विंटर सेशन यानी कि नवंबर और दिसंबर में, ठीक है, ये 3 सेशन है, ठीक है। अब देखिए कुछ आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने वो आर्टिकल डाले हैं जो एग्जाम में बार बार आ चुके हैं या यही एग्जाम में बार बार घूमते रहते हैं। अगर देखिए आपको कोई भी एग्जाम देना हो, आप आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 51A तक सारे ही रट लो। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 51A तक, यानी कि उसमें क्या क्या कवर हो जाएगा, उसमें देखिए हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, हमारे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे आप DPSP भी बोलते हो, और साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य, ये सारे ही इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से 99% चांसेस है हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपको ये करना है आर्टिकल का क्वेश्चन तो आप ये 12 से लेके 51A तक सारे याद कर लीजिए, ठीक है। कुछ आपको मैं यहाँ पे आर्टिकल बता दूंगा। देखिए जैसे 12 से लेकर 35 तक है फंडामेंटल राइट्स है, 36 से 50, ठीक है। यहाँ पे 36 से 51 आएगा, यहाँ पे 50 से 51 कर लेना। तो यहाँ पे क्या है, DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। 51A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। आर्टिकल 80 किससे रिलेटेड है, राज्यसभा से। 81 किससे है, लोकसभा से, ठीक है। और
343 कैसे है, हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि भारत की जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, 343 से। 356 क्या है कि स्टेट्स में राष्ट्रपति राज का लगना। 370 क्या है, जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा। और 395 क्या है, आखिरी जो आर्टिकल है, रिपील्स इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि जो भारत के जो कानून बनाए गए हैं वो 1935 एक्ट के दौरान जो बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। देखिए आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, जबकि शुरू होते हैं समानता के अधिकार 14 से। ठीक है, शुरू हो रहे से 12 से 35 पर एक्चुअली शुरू होते हैं 14 से। अब देखिए 12 और 13 आर्टिकल कहाँ जाएगा, 12-13 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। देखिए डेफिनेशन स्टेट का मतलब ये नहीं कि आपको 29 राज्यों के बारे में बताएंगे, ऐसा नहीं है, इसमें उन स्टेट की बात कभी नहीं होती। ठीक है, आर्टिकल 13 किससे रिलेटेड है, लॉ इनकन्सिस्टेंट विद और इन डी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब देखिए फंडामेंटल राइट की यहाँ पे व्याख्या की जाती है। अब उसकी क्या बात क्या है, देखिए हमारे संविधान में क्या है, ओरिजिनली 7 बेसिक फंडामेंटल राइट्स थे, पर फिर बाद में 6 जो है फंडामेंटल राइट कर दिए गए। ठीक है, अब देखिए जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल 31 में था, अब उसे हटा के आर्टिकल 300A में कर दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है बताइए कि कौन सा जो आर्टिकल था वो हटा के कहाँ पे डाला गया। आर्टिकल 31 था राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार, उसको हटा के कॉमन अधिकार बना दिया 300A में। अब देखिए नया आर्टिकल जुड़ा है। ठीक है, 28 या 29 अगस्त 2017 को, ठीक है 29 या 28 अगस्त थी 2017 को एक नया कानून जोड़ा गया था आर्टिकल 21 में। ठीक है, आर्टिकल 21A में वो क्या था, राइट टू लाइफ। ठीक है, सॉरी राइट टू लाइफ की जगह डाल दिया गया राइट टू प्राइवेसी। आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है आर्टिकल 21 रिलेटेड है राइट टू, पहले था राइट टू लाइफ से, अब उसकी जगह पे किसको बना दिया गया, राइट टू प्राइवेसी को। ठीक है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी के अंडर अब कर दिया गया राइट टू लाइफ को। आपको क्वेश्चन बोल सकते हैं कि बताइए कि अब जो नया आर्टिकल जो एक जोड़ा गया था वो कौन सा था, वो है राइट टू प्राइवेसी का। ठीक है, राइट टू लाइफ के अंडर हो गया है आप। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। आप फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखिए कि आर्टिकल देखिए यहाँ पे ऊपर है आर्टिकल जहाँ पे राइट टू इक्वालिटी आएगा 14 से 19, यहाँ पे गलती से 19 और 22 लिख हो गया दोनों जगह पे, आप यही कर लेना, ये 14 से 18 तक आएंगे राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी है 14 से लेके 18 तक। ठीक है, तो राइट टू जो फ्रीडम है वो है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आर्टिकल जो 23 और 24 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, उसके बाद क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, कोई भी धर्म छोड़ सकते हो, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से 28 तक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये है आर्टिकल 29 और 30, यानी कि आप देखिए प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी से आपको ये आ सकता है, आप इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आर्टिकल 32 फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्टिकल 32 जो है वो देखिए यहाँ पे 29 30 जो हो गया है। ठीक है, जो है अब आर्टिकल 32 यहाँ पे है वो है रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो बी आर अम्बेडकर ने उन्होंने कहा था ये जो आर्टिकल 32 है वो हार्ट और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि ये संविधान के आत्मा। आर्टिकल 32 क्या है, अगर आपको फंडामेंटल राइट आपके छीन लिए जाए तो आप आर्टिकल 32 के तहत आप कोर्ट में जाके अपने फंडामेंटल राइट को वापस ले सकते हो। इसकी तरह क्या है कि 5 तरह की, ठीक है, इसकी क्या है कि 5 तरह की जो है रिट होती है। ठीक है, जिसके द्वारा आप अपने फंडामेंटल राइट को वापस ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। देखिए ये संविधान के पार्ट 4 में है। ठीक है, यह है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। तो
एक है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, जैसे कि फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार आपसे अगर छीन लिया जाए तो आप अदालत में, कोर्ट में जाकर उसे वापस लगवा सकते हैं। पर जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक, जो निर्देशक सिद्धांत है, अगर इसकी कोई पालना नहीं करता तब कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। आर्टिकल 36 में इसकी डेफिनेशन ही है, ठीक है। मेन क्या होता है, मेन यहाँ पे आपको मेन आर्टिकल बताता है क्या है। मेन इसमें आएंगे विलेज पंचायत का, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये आर्टिकल 40 पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसको एक एक करके देख लेना, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहाँ से लिए गए थे, ये लिए गए थे आयरलैंड से। आपको ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आप दो बातें याद रखिए, कहाँ से लिए गए थे, आयरलैंड से, ठीक है। दूसरी बात है कि कौन से आर्टिकल रिलेटेड है, ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आते हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, देखिए फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य, जैसे हमारे अधिकार हैं वैसे हमारे कर्तव्य हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 51A में दर्ज है और ये पार्ट 4A में है, ठीक है। अब देखिए ओरिजिनली हमारे जो 90, देखिए ऐसा था कि जब 42 अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 42 अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, ठीक है। 42 अमेंडमेंट जो हुई थी वो 1976 में हुई थी, ठीक है। उसके तहत क्या है कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई थी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो कब जोड़ी गई थी। वो जोड़ी गई थी 1976 में 42 अमेंडमेंट के ज़रिए, ठीक है। तो उस वक्त की 10 ड्यूटीज़, यानी कि 10 जो हमारे कर्तव्य थे, हमारी 10 ड्यूटीज़ थी। पर जब 86 अमेंडमेंट किया गया 2002 में, तो एक और ड्यूटी जोड़ दी गई, जिसकी संख्या बढ़ के, गिनती बढ़ के तो हो गई 11, यानी कि अब हमारे पास क्या है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आपका मेरे को ये बताना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी वो कौन सी कमेटी के द्वारा जो है वो जोड़ी गई थी, ठीक है। इसमें वही है कि जो राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्र जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, उसका सम्मान करना, ठीक है। जो जो स्वतंत्रता के लिए फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके विचारों को जो है सम्मान देना, ठीक है। देश की एकता अखंडता को बनाए रखना, ठीक है। तो ऐसे करके ये सब कुछ है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। अब देखिए नीति आयोग है। नीति आयोग कब बना था, देखिए फ्रेंड्स, नीति आयोग जो है इसकी पहले फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कब बना था, ये बना था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। ये प्लानिंग कमीशन की जगह पे बनाया गया है, ठीक है। इसकी पहली मीटिंग हुई थी 8 फरवरी 2015 को, ठीक है। तब कौन सी सरकार थी, तब यहाँ पे बीजेपी यानी कि मोदी सरकार थी, ठीक है। तो इसके प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, जहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीति आयोग के मेंबर कौन है, इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, कौन है, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। यहाँ पे क्या 29 जो स्टेट्स हैं वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इसके मेंबर होते हैं। जो इसके बाद जो 7 यूनियन टेरिटरी है, इनकी जो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अब देखिए वहाँ पे चीफ मिनिस्टर तो है नहीं है, वहाँ पे क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, या लेफ्टिनेंट गवर्नर। उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनको भी यहाँ पे मेंबरशिप दी जाती है। यानी कि नीति आयोग में क्या है, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री मेंबर हैं, साथ में 7 जो यूनियन टेरिटरी हैं केंद्र शासित प्रदेश के, वो भी इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। देखिए चीफ मिनिस्टर टू एडवाइस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सब्जेक्ट ऑफ नेचुरली स्पॉन्सर्ड स्कीम स्किल डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो है वो जो राज्य के चीफ मिनिस्टर है ना, वो मिलके आपस में सारी बात करते हैं, ठीक है। देश में क्या है, क्या होना है, नीति बनाना, प्लान करना, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि एजुकेशन का मामला हो या कुछ भी मामला हो, तो वो वहाँ पे मुद्दा रख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे सबसे पहले काम होता है। तो इसका फंक्शन क्या है, प्रोमोटिंग ऑफ कॉपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि सहयोग करना, ठीक है। असिस्टिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग, देखिए पॉलिसी मेकिंग में क्या है, गवर्नमेंट का साथ देना। सर्विंग एज अ गवर्नमेंट थिंक टैंक, थिंक टैंक क्या है, विचारों का भंडार, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या है, अपने अपने विचार देना। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन क्या है, सबसे पहली बात देखिए कि इलेक्शन कमीशन जो है स्टैब्लिश कब किया गया था, 25 जनवरी 1950 को, यानी कि भारत का संविधान लागू होने से एक दिन पहले इसको जोड़ लिया गया था। आर्टिकल 324 जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो है वो अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे देश में है क्या, हमारे देश में क्या है कि अब देखिए इलेक्शन कमीशन जो है इसका नाम चेंज हो गया है, यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा,
ठीक है, आप देखना, अब जैसे आप एग्ज़ाम देने जाओगे आप देख सकते हैं कि हमारे जो है वो एट प्रेजेंट टाइम के इलेक्शन कमीशन कौन है। एट प्रेजेंट टाइम के जो हमारे जो शिक्षा मंत्री, जो अभी देखिए नई सरकार आई है ना, वहाँ पे आपको करना ज़रूरी है कि कौन कौन से मंत्री जो है वो नए बन चुके हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है कि आपको ये जानना होगा कि जो अभी जो शपथ ग्रहण हुआ था भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, वहाँ पे कौन कौन से गेस्ट आए थे उनके नाम, और साथ में अभी कौन सा विभाग कौन सा डिपार्टमेंट कैसे सौंपा गया उनके नाम। जैसे हमारे जो शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल, ठीक है, रमेश पोखरियाल जी आ चुके हैं। पहले कौन थे? प्रकाश जावड़ेकर। अब उनकी जगह पे कौन है? रमेश पोखरियाल। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इलेक्शन कमीशन भारत में तीन इलेक्शन कमीशन है। एक है चीफ इलेक्शन कमीशन, दो उसके होते हैं अंडर, ठीक है। अब देखिए इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज कंसीडर्ड हार्ट एंड सोल। देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के तहत भारतीय संविधान की आत्मा कौन सा राइट है? तो आंसर है डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। विच अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन इंडिया। अब देखिए डीसी का ऑफिस जो है किस ऑफिसर ने, ठीक है, जो बनाया था? तो आंसर है वॉन हेस्टिंग। उसके टाइम से डीसी का ऑफिस जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो स्थापना हुई थी। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन इंक्लूड। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या क्या जुड़ गया है, आप देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी कि 1 to 4, ठीक है, तीनों ही ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो देखिए क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक ओथ। राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति जी को जो ओथ लेते हैं वो कौन सी इनमें? देखिए आंसर है डी, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ द कंट्री। भारत के संविधान के प्रति वो निष्ठावान रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। देखिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 and 4। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स प्रेजेंट प्रणब मुखर्जी। देखिए ये राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए यहाँ पे आप मत कीजिए, अब नए राष्ट्रपति आ चुके हैं, उनके लिए आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन अंडर कंडीशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए क्या क्या देखिए यहाँ पे होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 और 3, इसको आप पढ़ लेना एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टूल्स ऑफ द गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के टूल्स क्या हैं? देखिए इसका ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1, 3 और 4, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर इसका गुड गवर्नेंस का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स द प्रेसिडेंट हैज़ इन रिलेशन टू लोकसभा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी 1, 3 and 4, ठीक है, यहाँ पे 4 कर लेना। द इंटरवल बिटवीन 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट नॉट एक्सीड, यानी कि अगर जो पार्लियामेंट है उनके बीच में कितना ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर है 6 मंथ से ज़्यादा, 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं चाहिए। राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन। देखिए राइट टू जो प्राइवेसी है वो कहाँ जोड़ी गई है? वो जोड़ी गई है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में, यानी कि फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 21। द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट समन बाय। देखिए जो पार्लियामेंट को समन कौन भेजता है? भारत के राष्ट्रपति। सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है 21 अप्रैल को, ठीक है। तब हम कुछ इसके जो अपडेटेड टॉपिक कर लेते हैं, ठीक है, जो इसके जुड़े थे, तो चलिए वो करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कुछ अपडेटेड टॉपिक्स जो अभी हुए हैं इसमें हायर एजुकेशन में। देखिए प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। देखिए ये आया था इसमें टॉपिक नया। प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है, टेक्निकल और स्किल बेस्ड क्या है? देखिए प्रोफेशनल की बात करते हैं। दीज कोर्स डू नॉट प्रोवाइड टेक्निकल एजुकेशन एंड देयर फोकस इज ऑन थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। प्रोफेशनल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर जोर नहीं देती, टेक्निकल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं कराती, ये सिर्फ जोर देती है, फोकस करती है थ्योरी के ऊपर या प्रैक्टिकल के ऊपर। यानी कि अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस किया जाए तो वो किसके अंडर आएगा? वो आएगा प्रोफेशनल एजुकेशन के अंडर, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मेडिकल कोर्सेज, टीचिंग कोर्सेज, लिंग्विस्टिक कोर्सेज और एग्रीकल्चर स्टडी। ये कौन सी है? यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों किए जाते हैं। आपको एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कि प्रोफेशनल एजुकेशन कौन सा है, ठीक है, जिसमें फोकस किया जाता है थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के ऊपर। टेक्निकल एजुकेशन क्या है कि दीज कोर्सेज एम्फेसिस ऑन टेक्निकल नॉलेज अबाउट द मशीन, इक्विपमेंट एंड गैजेट, यानी कि जो मशीन के बारे में, उसके औजार, इक्विपमेंट के बारे में जो बताते हैं वो है टेक्निकल एजुकेशन। जैसे एरोनॉटिकल स्टडीज़, फार्माटिकल स्टडी एजुकेशन,
मैनेजमेंट स्टडी, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये है टेक्निकल एजुकेशन। स्किल बेस्ड कौन से है? दीज कोर्स रिजल्ट इन स्किल डेवलपमेंट, दीज एम्फेसाइज ऑन कॉन्क्रीट लर्निंग एंड प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। एग्जाम्पल सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज फॉर कॉस्मोलॉजी, ड्रेस डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है, CNC ऑपरेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट एक्सेट्रा। ये क्या है? स्किल बेस है। स्किल बेस यानी कि जो हमें कौशल जो है वो आता है, जो स्किल हमारे अंदर होता है, ठीक है। ये इसका फ़र्क। तो नेक्स्ट है वैल्यू एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। देखिए वैल्यू एजुकेशन क्या है? इंडिया प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम prepares students for good grades, a job, a profession, but it does not emphasize on teaching value and morals to deal with real life situation। देखिए आजकल क्या है हमारे भारत में, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम क्या है? स्टूडेंट को तैयार कर रहा है ग्रेड के लिए, जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए। देखिए पहले ज़माने में जो एजुकेशन थी वहाँ पे उनको जो पढ़ाया जाता था, उनके वो जॉब में काम तो आता ही था, पर उनको साथ साथ क्या है वैल्यू भी पता चलती थी। पर आज की जो एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें सिर्फ जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए यही है। आजकल स्टूडेंट जो है वो जॉब करते हैं किसके लिए, जो स्टडी करते हैं किसके लिए? वो करते हैं जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए। जैसे आपने अभी पोस्ट ग्रेजुएट किया है, ग्रेजुएशन किया है, आपका टारगेट क्या है? UGC नेट करो और फटाफट आप जो है वो जॉब पे लग जाओ, ठीक है। तो आपने वैल्यू तो सीखी नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि जो आपने जो सीखा है वो क्यों सीखा है। देखिए आपने जो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सीखा होगा, ग्रेजुएशन में जो सीखा होगा, आप उसको भूल चुके होंगे, क्योंकि आपका टारगेट क्या है? जॉब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल बी एबल टू राइट ए गुड ऐसे ऑन क्लीननेस, बट देयर विल बी ए फ्यू हु विल बी प्रैक्टिसिंग इन देयर लाइफ। देखिए बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, देखिए वैल्यू एजुकेशन का ये मतलब है कि जो हम अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं पर हमें उसे अपनी लाइफ में लागू करते ही नहीं हैं। जैसे आप एक अच्छा ऐसे लिख लोगे सफाई के ऊपर, क्लीनिंगनेस के ऊपर, ठीक है, क्लीनलीनेस के ऊपर आप एक अच्छा ऐसे लिख लोगे, पर आप उसको अपने लाइफ में इस्तेमाल नहीं करोगे। हेयर द रीज़न इज लैक ऑफ वैल्यूज़। इफ़ वी लुक एट द डाटा ऑन डिप्रेशन एंड सुसाइड्स, द नंबर आर वेरी डिसपॉइंटिंग। डिप्रेशन रेट्स अमंग स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल एंड द एजुकेटेड क्लास आर वेरी हाई। देखिए डिप्रेशन की वजह से क्या होता है कि सुसाइड के काम बहुत बढ़ रहे हैं, जिसको हम खबरें पढ़ते हैं ना कि वो बच्चा फेल हो गया, वो स्टूडेंट फेल हो गया, उसने सुसाइड कर लिया। तो जो हायर एजुकेशन के जो अंदर स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा जो जल्दी जो हौसला छोड़ जाते हैं, जिससे सुसाइड वो कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये वैल्यूएशन एजुकेशन कहाँ पे है? हमने सीखा है कि सुसाइड करना बुरी बात है, पर उसको हमने सीखा ही नहीं है। यानी कि जो हम सीख रहे हैं उसको हम मान नहीं रहे, ठीक है। It is basically because our education system does not prepare us to deal with life, society, relationship, set goals and achieve them. वैल्यूज आर गाइडिंग प्रिंसिपल, आइडियाज़ और स्टैंडर्ड। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वैल्यू एजुकेशन है, यहाँ पे ये कहा गया है कि हम जो चीज़ पढ़ते हैं हमें उन्हें अपनी लाइफ में लागू करना चाहिए, ठीक है। हमें डिसीजन मेकिंग हमारे अंदर आनी चाहिए, जिसे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यह है वैल्यू एजुकेशन। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ टीचर इन वैल्यू एजुकेशन। देखिए फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है कि जो टीचर है, द टीचर शुड एक्ट एज फैसिलिटेटर एंड एन एजेंट टू इंक्लूड good value in students. The teacher should appreciate student for good behavior and also should not encourage bad behavior। अब देखिए टीचर का बहुत ज़्यादा अहम रोल है वैल्यू एजुकेशन में। अगर कोई बच्चा गलती करे तो टीचर को चाहिए उसको वो डांट लगाए, अगर कोई बच्चा जो स्टूडेंट है वो अच्छा काम करेगा तो उसको शाबाशी दे, ठीक है। ये ना हो कि हाँ वो गलत काम कर रहा है उसको शाबाशी दे, तो उससे क्या होगा कि वो और नेगेटिव बातों के ऊपर जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जो टीचर है उसको बच्चों को सिखाना चाहिए कि क्या सही चीज़ है, क्या गलत चीज़ है, ठीक है। उसको अपनी मेहनत पे विश्वास दिलाना चाहिए। इनके बच्चों को ये कहना चाहिए कि आप लाइफ में मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए। जैसे एज ए टीचर मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको UGC नेट क्लियर करना है तो आप इतनी मेहनत करिए, ईमानदारी से चलिए कि आपका नेट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं तो कहूँगा नहीं हाँ आप नकल मार के पास हो जाओ, है ना। आपको कहूँगा मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा कि ताकि आपके लाइफ में वो काम आए। तो टीचर का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एजुकेशन। देखिए एनवायरमेंटल एजुकेशन इज आल्सो एज इम्पोर्टेंट एज अदर फॉर्म ऑफ एजुकेशन। इट मेक्स द स्टूडेंट अवेयर ऑफ एनवायरमेंटल इशू एंड देयर कॉज एंड इफेक्ट। अब देखिए एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है? एजुकेशन है शिक्षा, एनवायरमेंटल है हमारा आसपास का वातावरण या माहौल। यानी कि जिस माहौल में आप रह रहे हो आपको उसके आसपास की खबरें पता होनी चाहिए। जैसे आप इंडिया में रह रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है,
कौन नया मिनिस्टर बन चुका है, हमारे देश का ये क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, तो वो है एनवायरमेंटल एजुकेशन। अगर आप एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में, ठीक है, जैसे आप जानते ही नहीं हो कि आपके आसपास हो क्या रहा है, तो आप एक देश के सिटीजन नहीं कहला सकते, ठीक है। सिर्फ इंसान और जानवर में यही चीज़ फ़र्क होती है कि उसे अपने आसपास के चीज़ों का ज्ञान होता है। अगर आपको किसी का ज्ञान ही नहीं है तो आपकी पढ़ाई करना बिल्कुल ही बेकार है, ठीक है। तो स्टूडेंट विल आल्सो कम टू नो अबाउट द रेमेडियल मेजर फॉर रिजॉल्विंग देयर इशू। इट विल बी, देखिए यहाँ पे सिंपल ये बात की गई है कि जो एनवायरमेंटल जो एजुकेशन है वो क्या चीज़ है कि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कहीं पे पढ़ते हैं, तो हमें आसपास की चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। आप अखबार पढ़िए, ठीक है, आप न्यूज़ चैनल देखिए, ठीक है। तो स्कूलों में क्या है कि आपको वो जो प्रैक्टिकल वर्क देते हैं जिससे आपको आसपास की चीज़ों को जानने का मौका मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल वर्क देगी करने के लिए, ठीक है। जैसा आपको पोल्यूशन के बारे में बताया जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया जाएगा, उसके आपको इफेक्ट बताए जाएंगे कि ताकि आप चीज़ों को जानो, ठीक है। अगर आपको पता है पोल्यूशन के बारे में, अगर आपको पता है कि हाँ पोल्यूशन से हमें हानियाँ होती है, अगर आपको इफेक्ट पता है तो आप खुद सोसाइटी से जुड़ जाओगे, ठीक है। अब देखिए मेजर प्रॉब्लम रिलेटेड टू हायर एजुकेशन इंडिया, भारत में जो उच्च शिक्षा प्रणाली जो हायर एजुकेशन है उससे क्या समस्याएं जुड़ी हुई हैं। देखिए वन ऑफ द बिगेस्ट इशू रिलेटेड टू हायर एजुकेशन इज लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है ही नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन का क्या मतलब है, आपने देखिए कि कहीं पे एडमिशन ले लिया है, चाहे आप कहीं कॉलेज में हो चाहे स्कूल में हो, वहाँ पे जो पढ़ाने वाला टीचर है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, चाहे आप एयर कंडीशन में बैठ के पढ़ रहे हो पर आपको पढ़ाने वाला टीचर बिल्कुल बेकार है तो आप उससे कभी कुछ सीख नहीं सकते, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे आप पेड़ की छाया के नीचे पढ़ रहे हो, अगर आपको पढ़ाने वाला टीचर बढ़िया है तो आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, चाहे आप IAS भी कर लोगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन ये मतलब नहीं है कि आपको बस यहाँ पे एयर कंडीशन में बैठा दिया तो क्वालिटी हो गई। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है कि वो टीचर, अब देखिए अभी जो हमारे देश की गवर्नमेंट है उन्होंने स्कूल लेवल के लिए, CTET के लिए, टेट के लिए, वहाँ पे उन्होंने 6 जो लेवल है, 6 लेवल है वो किए हैं। क्यों किए हैं कि ताकि स्कूलों में जो एजुकेशन है, ठीक है, वो बढ़िया हो सके। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो वहाँ पे PhD जरूरी है। क्यों, आप इसे नेगेटिव मत सोचिए कि कॉलेज में पढ़ाने के लिए PhD जरूरी है, आप इसे पॉजिटिव लेके सोचिए। देखिए कि अगर एक कॉलेज में, हर एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में PhD लेवल का टीचर आपको पढ़ाए तो बच्चों का भविष्य, उनका फ्यूचर कितना बढ़िया बनेगा। स्कूल में अगर 6 लेवल पार करके एक टीचर लग रहा है तो उसकी नॉलेज कितनी हाई होगी। कॉलेज में अगर कोई टीचर लग रहा है, ठीक है, PhD करने के बाद तो उसकी नॉलेज कितनी हाई होगी। जब नॉलेज बच्चों को दी जाएगी तो कितना बढ़िया हो जाएगा। तो सबसे है कि क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाना, ठीक है, इसको ख़त्म करके इसकी जगह की क्या है, इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है। Another important issue, or we can say another, is that our colleges are teaching practical courses theoretically. This is lack of hands-on and on experience. देखिए क्या है कि एक्सपीरियंस नहीं है। अदर इम्पोर्टेंट इशू क्या है, ठीक है, कॉलेज में जो टीचिंग है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल कोर्स है थ्योरेटिकली पढ़ाए जा रहे हैं पर वहाँ पे क्या है, ठीक है, एक्सपीरियंस की कमी है, ठीक है। नए टीचर पढ़ा रहे हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका भविष्य कहाँ पे है, ठीक है। दिस इज ए गैप इन द एक्सेस टू रिसोर्सेज फॉर क्वालिटी एजुकेशन। देयर इज नीड ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी टू रिसोर्स। देखिए रिसोर्सेज की कमी होना, ठीक है। मान लीजिए कि कहीं पे आप पढ़ने जा रहे हो, कहीं पे आप पढ़ रहे हो, अगर वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, अगर आपको, जैसे देखिए सबसे बड़ी आपको मैं एग्जांपल दूंगा, UGC नेट का सिलेबस चेंज हो गया, पेपर 1 चेंज हो गया, पेपर 2 चेंज हो गया, आपको रिसोर्सेज कोई दिया ही नहीं गया। आपको ये बता दिया गया कि सिलेबस चेंज हो चुका है, आपका सिलेबस है, पर मार्केट में कोई बुक नहीं आई, कोई वेबसाइट नहीं आई जहाँ से आप कोर्सेज ले सको। पेपर 1 तो जैसे तैसे करके हमने भी यहाँ पे जो है वो डाल दिया है, कवर कर दिया है तकरीबन, ठीक है, पर पेपर 2 नहीं हो पाया। तो आप ये देखिए कि सिलेबस चेंज हो चुका है तो बच्चों को कितनी मुश्किल आई है पढ़ने के लिए, तो रिसोर्सेज है ही नहीं थे। अब आप खुद ही सोच के देखिए। If we look at the trend of past few years, it can clearly seen that there has been mushrooming of low quality institute. देखिए the lack of adequate resources, देखिए low quality institute का क्या मतलब है कि कोर्सेज तो रख देते हैं पर वहाँ पे टीचर काबिल नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे करके। Another issue of low enrollment of students
इन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एज कम्पेयर टू अदर नेशन। देखिए लो इनरोलमेंट है, यहाँ पे क्या है कि अनदर इशू का लो इनरोलमेंट, बच्चे एडमिशन नहीं लेते। आप देखिए कि 101 सब्जेक्ट हैं, 101 सब्जेक्ट हैं यूजीसी नेट के, वहाँ पे कितने कितने जो सब्जेक्ट हैं बहुत ही रेयर रखते हैं स्टूडेंट्स। सोशल वर्क हो गया, ठीक है, और जर्नलिज्म हो गया। आपको मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट बताऊंगा कि जो बहुत ही कम स्टूडेंट रखते हैं, ठीक है। अब देखिए कि मान के चलो कि अगर कुछ ही चुनिंदा स्टूडेंट उस कोर्स को करें तो वहाँ पे ऑब्वियस ही बात है कि जॉब भी कम निकलेगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, बच्चे भी कम जाएंगे, तो उस कोर्स की वैल्यू भी कम होती जाएगी, ठीक है। इट कैन बी कॉमनली सीन दैट द स्टूडेंट रेशो इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इज़ वेरी हाई। अब देखिए इट ए बैच, अब देखिए कॉलेज और स्टूडेंट में क्या है, स्टूडेंट की रेशो बहुत ज़्यादा हाई है। एक बैच के अंदर क्या है, 100 से स्टूडेंट 200 स्टूडेंट है। आप देखिए कि अगर आप कहीं पे 100-200 स्टूडेंट के बीच में पढ़ रहे हो तो आपको टीचर तो पहली बात तो दिखाई नहीं देगा, बहुत दूर होगा, या स्क्रीन पे दिखाई देगा आपको, ठीक है। अगर जो टीचर ने पढ़ाया आधे बच्चों को समझ में आया, आधे को समझ में नहीं आया, तो जिनको समझ में नहीं आया उनका क्या होगा, है ना। द इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो है ही नहीं है। जैसे जो है लो लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, उसकी कमी होना, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं, ये लास्ट है लैंग्वेज लिस्टेड। देखिए जो हमारा 8वां शेड्यूल है, 8 जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, उसके अंदर जो है कौन कौन सी भाषाएं दर्ज हैं। मैं आपको एक बढ़िया सा फैक्ट बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, देखिए हमारा जो 8वां शेड्यूल है, 8 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वहाँ पे 22 लैंग्वेज यानी कि 22 भाषाएं दर्ज हैं। इसमें कौन सी भाषा दर्ज नहीं है, आपको क्वेश्चन पूछेंगे। भारत के संविधान में 8वें शेड्यूल में कौन सी भाषा दर्ज नहीं है, राजस्थानी भाषा और इंग्लिश भाषा दर्ज नहीं है। इसको आप लिख लीजिए कहीं पे भी, राजस्थानी भाषा नहीं दर्ज है और ना ही इंग्लिश भाषा कहीं पे दर्ज नहीं है। बट देखिए हमारे संविधान में 22 भाषाएं दर्ज हैं, राजस्थानी नहीं है और इंग्लिश नहीं है, ठीक है, बाकी सारी दर्ज हैं। उसके बाद अगर लिटरेचर में किसी को अवार्ड देना हो, साहित्य में किसी को अवार्ड देना हो, तब 24 भाषाओं में अवार्ड दिया जाता है। 22 भाषाएं 8वें शेड्यूल की और 2 भाषाएं राजस्थानी और इंग्लिश को ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। आप इसको ध्यान से रखना, ये आपके बहुत काम आएगा। अब देखिए असमी है, बंगाली, बोडो, ये कब ऐड हुई थी आप इसको देख लेना, ठीक है। ये ऐड की गई थी 92 अमेंडमेंट 2003 में। डोगरी को ऐड किया गया था 92 अमेंडमेंट 2003 में। फिर एक गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी को 71st अमेंडमेंट में ऐड किया गया था 1992 में। मैथिली को, ठीक है, 1992 और 92nd अमेंडमेंट, ठीक है, एक्ट 2003 में ऐड किया गया था। फिर है मलयालम, फिर है मणिपुरी, ये 71 अमेंडमेंट एक्ट है 1992 में, ये जोड़ी गई थी। मराठी, फिर है नेपाली, 71 अमेंडमेंट। यहाँ पे जो कॉमन अमेंडमेंट है उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज थी आप इसको एक बार देख लें, ठीक है। उड़िया, पंजाबी, संस्कृत 92nd अमेंडमेंट में। फिर संथाली को ऐड किया गया था। सिंधी को 21st अमेंडमेंट, ठीक है, 67 में। तमिल, तेलुगु और उर्दू, यहाँ पे देखिए आपको कहीं पे राजस्थानी भाषा दिखाई दे रही है, नहीं दे रही, इसका मतलब वो इसमें ऐड नहीं है, ठीक है। राजस्थानी इंग्लिश भाषा इसमें यूजीसी नेट पेपर 1 की ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं। सिर्फ 10 वीडियो के अंदर हम पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स करवा देंगे, यानी कि पेपर 1 के 10 यूनिट का सिलेबस सिर्फ 10 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए कि ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आ सकें।